हाँ बेटा, कहानी अब तक की हमने क्या देखा था लास्ट टाइम में अपन ने देखा था पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन एसएचएम, ठीक है बेटा। उसके बाद अपन ने देखा था एसएचएम के लिए कुछ इक्वेशन लिखी थी, लेकिन वो इक्वेशन एक्सेलरेशन और एनर्जी की थी, है ना। अपन अभी तक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से एसएचएम को देखना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से एसएचएम को पहचानना, उसकी मीन इक्वेशन पहचानना, ये नहीं देखा है, ठीक है। कुछ मैंने होमवर्क भी दिए थे, मुझे बच्चे बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, फिर अपन ने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। थोड़ा सा चेक करते हैं अपन ने जो लास्ट टाइम में पढ़ा, तुम्हारा कितना ध्यान है बेटा, फर्स्ट, है ना। अच्छा, दिस इज एसएचएम और नॉट, ध्यान से बेटा, यस, क्यों? क्योंकि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और ये z एक्सिस पे अलोंग ए मीन पोजीशन z बराबर 0, क्यों? क्योंकि इसको जब a लिखोगे आप तो इन z डायरेक्शन, है ना, इज इक्वल टू -64z, ओके बेटा। तो आपको बहुत अच्छे से पता पड़ रहा है कि ये z डायरेक्शन में एसएचएम है जिसकी मीन पोजीशन z बराबर 0 है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा सर, आपने कुछ होमवर्क दिया था वो एनर्जी वाला, देखो मैंने कल आपको दिया था 1 kg पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी इज क्या थी बेटा, u इक्वल टू माइनस कोस, अभी ये न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे याद नहीं है, शायद 4x थी, देख लेना व्हाटएवर, ठीक है, 4x। तो अपने को देखना था एसएचएम है नहीं, तो आपको बहुत अच्छा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, du by dx बहुत अच्छे से पता है आपको बेटा, फोर्स की इक्वेशन माइनस, है ना। चलो पहले du by dx कर देते हैं, तो माइनस, तो ये है कोस का आ जाएगा माइनस साइन 4x into 4, है ना बेटा, क्योंकि कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये माइनस से माइनस कर दिया तो 4 sin 4x, दिस इज नॉट फोर्स के लिए तो बेटा आ जाएगा f इक्वल टू माइनस du by dx, और ये हो जाएगा बेटा माइनस 4 sin 4x। क्या ये एसएचएम है? सवाल ही पता नहीं होता बेटा, क्यों? क्योंकि x का प्रोपोर्शनल नहीं है। अब फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो याद है आपको फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, sin थीटा थीटा होता है बेटा, अरे पढ़ा है बेसिक मैथ में। तो f बराबर आ जाएगा बेटा -4 sin 4x को 4x लिख दूं, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा -16x। बेटा अब f की जगह लिखो 1 into a is equal to ma, a equal to -16x, ठीक है। यस, दिस इज एसएचएम, ठीक है। बाकी आगे आप जानते हो सारे पिक्चर, तो -x का प्रोपोर्शनल प्रूव कर दिया, यस दिस मोशन इज एसएचएम, ठीक है बेटा। तो एक वाला क्वेश्चन हो गया, बेहतरीन क्वेश्चन है, जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है cos थीटा 1 होता है लगभग। तो सर हमारे को एसएचएम पता करना आ गया, लेकिन बेटा आपने एक चीज जो कल नहीं देखी थी, कल अपन वहां तक पहुंचे थे, याद है अपन ने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अपन ने देखो अच्छा चला, एक क्वेश्चन और करके बताओ। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is a function of x, as a function of x is given by देखो v square is equal to 16 a square minus x square, ठीक है। दिस मोशन इज एसएचएम और नॉट, और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, चलो मैंने बोल दिया है एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। सबसे पहले तो सर हमारे को तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही नहीं आता, नजर ही नहीं आ रहा सर ये एसएचएम आप कह रहे हो, एसएचएम आएगा नहीं आएगा बेटा, अपने को v चाहिए, है ना। तो याद है v बराबर ओमेगा, तो अपन स्टैंडर्ड कन्वर्ट करते, तो हम लिख दूं क्या, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो बेटा ये क्या होता है, तो यहाँ से जैसे अपन ने ये कॉमन लिया कितना, तो यहाँ से आ गया 4, या और अगर आप इसको करना चाहो तो ये करो आप, और अच्छा करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 32 माइनस 16x स्क्वायर यूं करो, ठीक है ना। तो आप और देखो और बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। अब आप 16 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 करो, तो यहाँ से 16 कॉमन लोगे मतलब तो क्या 4 है ना x स्क्वायर, तो यहाँ से 4 बार आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर दूं। देखो अब आप, यस दिस इज एसएचएम, तो मैं बोल दूं कंपेयर विद ओमेगा अंडर रूट v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये देखो कंपेयर विद v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और जैसे इससे कंपेयर करा ओमेगा बराबर आ गया बेटा 4 और a बराबर आ गया 2। अब वो सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट है वो कर लेना, मैं तो आपको मुद्दा बता रहा हूँ कैसे सोचते हैं। तो आप एसएचएम की सारी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, डिफरेंट इक्वेशन से कंपेयर करके आप सारा पता लगा सकते हो। कल हमने लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एसएचएम की देखी थी बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड ऑफ एसएचएम देखा था, के ई पी की फ्रीक्वेंसी देखी थी,
याद है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंट चीजें हैं एसएचएम से रिलेटेड जो अपन ने देखी थी। अब आज थोड़ी सी एक और चीज देखते जो एसी वेव ऑप्टिक्स और एसएचएम सब में पूछी जाती है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको कुछ फॉर्मूला याद होने चाहिए। sin 2 थीटा, याद है sin 2 थीटा, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। 2 sin थीटा cos थीटा, है ना बेटा। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का पता है क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अरे सर 1 होता है, अरे वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या माइनस है। अच्छा इसको अपन रीराइट करके 1 माइनस भी कर सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इसको बोलते हैं बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? हाफ एंगल। एक डबल एंगल फॉर्मूला होता है बेटा, वेरी वेल नोन फॉर्मूला। sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। डबल एंगल हो गया, देखो बेटा डबल एंगल है, cos 1 माइनस cos थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाय 2। दीस आर द डबल एंगल फॉर्मूला। देखो आप एंगल डबल हो गया बेटा। कई बार बुक में यहाँ थीटा लिखे है 2 थीटा लिखता है, घबराना मत बेटा, ये डबल एंगल होगा। देखो यहाँ माइनस आया या प्लस आया, दोनों cos से ध्यान रखना, दोनों cos है यहाँ। तो 1 माइनस cos थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा बाय 2 है स्क्वायर। कई बार किताबों में भी लिखा होता है, थोड़ा सा अक्ल चाहिए बेटा, कभी भी कुछ करना है ना बेटा। अपने साइंस ली, पापा ने टिक करा था, है ना, खुद ने टिक करा था, ठीक है ना बेटा। तो थोड़ी अक्ल चाहिए साइंस में। तो 1 माइनस cos थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा बाय 2, ठीक है बेटा। अच्छा अब एक और फार्मूला देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। डेरिवेशन दिखाने जितना मेरे पास अभी टाइम है नहीं बेटा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू, जैसे ये लिखा है, ठीक है। दिस मोशन इज एसएचएम और नोट किया, मतलब इसको अपन रीराइट करें तो इट कैन बी रीराइट एज, ये a and b आर कांस्टेंट, these आर कांस्टेंट a and b। तो बेटा देखो ये sin का कोएफिशिएंट है और cos का, तो इसको अपन लिख सकते हैं, वो पूरी मैथमेटिक्स है उसका, ये इतनी रामायण में नहीं कर सकता मैं, यही यूं लिख दो r, इट कैन बी रिटन एज r sin थीटा प्लस न्यू एंगल शाई या फाई को भी लिख दो शाई। वेयर देखो ये अब आप सिंगल टर्म में आ गई वेयर। सर ये क्यों सिखा रहा हूं? एसएचएम को वेयर r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर, ये जो r है ना बेटा r, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर होगा, और tan शाई इज इक्वल टू b बाई है। ये b बाई है कोफिशिएंट ऑफ b, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ cos, कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, यही लिख दो ना, कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा को कोफिशिएंट ऑफ sin थीटा। तो यहां से आ गया b बाई। ये याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 2 क्वेश्चन एम्स में पूछा है, इस पे ध्यान रखना, ठीक है। तो सर ये फॉर्मूला हमें याद है, चलो इनको अप्लाई करते हैं बेटा। याद तो सब होता है, अप्लाई करना नहीं आता है, अप्लाई करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। करो फटाफट नोट, पॉज करके नोट कर लेना। चलो आगे देखते हैं। चलो जी सर इनका क्या यूज कैसे अप्लाई होंगे? सर आप एसी वगैरह कुछ 4-5 चैप्टर एक साथ पढ़ा रहे थे, देखो बेटा। If which of the following are essential? Which of the following are S H M? Also find out, also find T, ठीक है। फर्स्ट x इक्वल टू 20 sin pi by 2t cos pi by 2t। देखो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां लिखा होता है एसएचएम का एम्पलीट्यूड बताओ, बच्चा उतावला हो जाता, फट से देखता है सर आपने समझाया था sin का कोएफिशिएंट 20, सर मैं देखो 20 करके आ गया आपका लाल। अरे क्या आपका लाल बेटा, sin का कोएफिशिएंट 20, ये एसएचएम का ये एम्पलीट्यूड, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। sin की सिंगल पावर में लिखो, दीस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 over 1 पावर 2 और ये ट्रिग्नोमेट्री पावर 2 है। आप पहले 1 में कन्वर्ट करो, सर हो जाएगा कन्वर्ट। हां सब मैथमेटिकल फार्मूला याद है, टूल ये sin थीटा है, देखो याद है, थीटा सेम है, sin थीटा cos थीटा। तो सॉल्यूशन में मैं बता रहा हूं इसका x इक्वल टू, वी कैन राइट इट, देखो पूरी दुनिया बदल जाएगी, 2 sin, चलो थोड़ा डायरेक्ट करो, टाइम नहीं था, यहां से tan अलग लिया, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा लिख दो उसको, sin 2 थीटा। देखो बेटा दोनों चीजें बदल गई, जो आपको t का कोएफिशिएंट पाई बाय 2 दिख रहा था वो पाई हो गया, और जो एम्पलीट्यूड 20 दिख रहा था वो 10 हो गया। तो पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, इट्स एम्पलीट्यूड a इक्वल टू 10 and its omega equal to pi, this implies time period is equal to बेटा 2 सेकंड। समझ गए? तो देख लो पूरी दुनिया बदल गई बेटा, नहीं ध्यान दिया थोड़ा सा, घर आ गया करके और कुछ हो गया कि हमने और तो सब आता है, जब सुनना लगे बेटा, फिर बाद में क्या होता है, निकलते जब तो डॉक्टर ही समझते हैं आपको, समझ गए? थोड़ा सा ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें। चलो आगे। अच्छा सेकंड ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, x इक्वल टू, ये बहुत कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन बेटा, सुनना हो, 3 sin थीटा या sin pi t प्लस 4 cos pi t
दिस इज एसएचएम और नोट। अब बच्चा सोचता है कि पता नहीं क्या है, बड़ा अजीब सा। नहीं, ट्राई करो। आपने जो बेसिक मैथ पढ़ी उससे कन्वर्ट कर पा रहे हो? खूब कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला। देखो मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूं। कैसे सर? ये देखो, आप याद है ये a sin थीटा और cos थीटा, याद करो कांस्टेंट के साथ a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अपन इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का। मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर sin थीटा प्लस नया एंगल psi, ये यहां पाई t। देखो अंदर वाला एंगल चेंज नहीं हुआ बेटा, t का कोएफिशिएंट पाई, कोई बात नहीं, लेकिन एम्पलीट्यूड बदल गया। एम्पलीट्यूड में 3 है ना 4 है। बच्चा तुक्के मार क्या था एग्जाम में? कभी साइन का कोएफिशिएंट 3, कभी सर ने कहा था cos का 4। अरे ना 3 है ना 4 है, तो लोग सोचते दोनों को जोड़ देते हैं। कई लोग 7, कई लोग एवरेज निकाल के आते हैं। अरे बेटा ऐसे नहीं, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। हमने इसका स्क्वायर करके रूट करा। देखो बेटा, दिस इज 5 sin pi t प्लस psi। अगर psi भी निकालना चाहो तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे tan psi, यहाँ पे लिख दो मेरा tan psi is equal to cos का कोएफिशिएंट 4 डिवाइड बाय 3, a very well known angle, this is 53 डिग्री। अरे बोलो psi बराबर 53 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख दो 53 डिग्री। लिखना चाहो तो लिख दो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। अपने को तो मेन एम्पलीट्यूड निकालना है और t का कोएफिशिएंट निकालना है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लगाई, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री लगाई और आप कन्वर्ट कर पाए तो आपको बड़ा आराम से एम्पलीट्यूड और ये दिख जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए कि बेसिक मैथ कैसे यूज होती है एसएचएम में। और देखते हैं अभी बेटा। अच्छा, एक कल क्वेश्चन में होमवर्क में एक और दिया था बेटा, उसको मैं आपको रिलेट कर। देखो पहले मैं दूसरा आज का क्वेश्चन देता हूं। ये एसएचएम है या नहीं बताओ? या 4 प्लस करते बेटा, नहीं तो भूल जाएगा। 4 + 3 sin दिस मोशन इज एसएचएम और नॉट? यस, दिस मोशन इज एसएचएम। क्यों? क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री की पावर 1 है। सर ये कांस्टेंट कुछ आया, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। ये इसको बोलते हैं शिफ्टेड एसएचएम। क्या बोलते हैं बेटा? शिफ्टेड। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे उसमें x बराबर 0, मतलब मीन पोजीशन 0 थी, इसमें मीन पोजीशन 4 है। सर कैसे फील नहीं आएगा? अभी देखो, क्या ये एसएचएम है? नहीं, चलो छोड़ो। अगर ये होता तो एसएचएम है, बिल्कुल है। देखो ना, ये sin ओमेगा t बराबर 0 पर 0 पर है, आगे 3 तक जाएगा, +3 -3 +3। ये देखो ना, ये जब +1 1 और -1 होगा, जब ये +1 होगा तो 3 और -1 होगा तो -3। तो मैं बोल दूंगा x बराबर, ये देखो मेरे लाल फूल, ये देखो ये जाएगा अपनी जगह से 3 आगे 3 पीछे। सब कौन सी जगह से? 4 से। ये देखो x = 4, या देखो x = 4 से 3 आगे, x = 7 तक जाएगा, देखो पार्टिकल, और 3 पीछे, x = 1 तक आएगा। ये देखो, तो 4 से 7 तक जाएगा और 4 से 1 पीछे, 3 आगे 3 पीछे, 3 आगे 3 पीछे, 3 आगे 3 पीछे, 3 आगे 3 पीछे। तो वो तो 4 से 3 आगे 3 पीछे, 3 आगे 3 पीछे। तो ये एसएचएम है। यस, इसका एम्पलीट्यूड साफ पता पड़ रहा है, ये मीन पोजीशन हो गई, मीन पोजीशन हो गई। एम्पलीट्यूड साफ पता पड़ रहा है, मैक्सिमम 7 तक जाता है और मिनिमम 1 तक आता है। तो मैक्सिमम 7 तक जाता है, मिनिमम 1 तक। देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कई बच्चे बोलते हैं सर आपने बताया था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एक्सट्रीम पोजीशन। नहीं, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन 4 से, ये 4 के याद है, टू एंड फ्रो मोशन 4 क्या बहुत है, तो 4 से 7, दिस इज एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड इज 3। यस, तो मैं बोलूं ये सिंगल पावर है, तो इसका साइन का कोएफिशिएंट 3 तो हो गया एम्पलीट्यूड, और पाई हो गया ओमेगा, इससे टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टेड एसएचएम। तो बोल दूं दिस इज एसएचएम अबाउट x = 4। ये x = 4 के अबाउट एसएचएम है। ठीक है बेटा, तो सर ये समझ में आ गया। सर आप कुछ कह रहे थे कल एक होमवर्क दिया बेटा, वो देखो आप, वो भी सेम यही है। देखो ये 4 के अबाउट एसएचएम, कल मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था a = मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, x - 4 लिख लो। पता है क्या बेटा? देखो अब आपको मैं समझाने देता, अभी टाइम नहीं है, छोटा कोर्स है। मैं बोलता हूं इफ a इज लीनियर फंक्शन ऑफ लीनियर, कल तो अपन ने प्रोपोर्शनल लिखा था, a इज प्रोपोर्शनल टू -x, इन फैक्ट a इज लीनियर फंक्शन ऑफ x and one more condition, and coefficient of x is negative, then motion is SHM, and coefficient of -x is omega square। ठीक है बेटा, ओमेगा स्क्वायर, और मीन पोजीशन का 0 के लिए। ये सर को समझ नहीं आया, बताता हूं। बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन x और नॉट, एक्सेलरेशन इज लीनियर, एक्सेलरेशन इज वेरिंग लीनियरली विद x। यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये देखो a प्रोपोर्शनल a x के साथ लीनियर फंक्शन है, इसका कोएफिशिएंट देखो नेगेटिव है, बिल्कुल है सर। तो मैं बोल दूं यस दिस इज एसएचएम, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देखो x का कोएफिशिएंट ओमेगा, और दिस ये मीन पोजीशन a बराबर 0 का होगा, मीन फॉर मीन पोजीशन a बराबर 0 का होगा, तो मैं बोलूं x बराबर 4 है, तो x बराबर 4 पर मीन पोजीशन होगी, और ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, ओमेगा इक्वल टू 1, 2π/t इक्वल टू 1, और या t इक्वल टू 2π सेकंड। बोलो तो टाइम पीरियड आ गया 2π सेकंड, और x बराबर 4 के अबाउट एसएचएम है,
और ये इसका टाइम पीरियड है, तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई समस्या है नहीं, तो अब आप इसको देख के बता दोगे कौन सा एसएचएम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दो सारा बार बोल सर। चलो बेटा एक आपका सुनाया हुआ क्वेश्चन। हाँ बताओ बेटा, ये आपका एम्स का क्वेश्चन है, a प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस सी कोस ओमेगा टी। दिस मोशन इज एसएचएम ऑन लोड। बच्चा देख के डर जाता, पता नहीं क्या लिखा था सर। अरे बेटा जी ये देखो आप साइन ओमेगा साइन थीटा कोस थीटा और ये कांस्टेंट, इसको आप रीराइट करके लिखो, बोलो क्या लिखोगे सर? बिल्कुल पता क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया एम्पलीट्यूड, अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस नया एंगल समथिंग शाइन, भाड़ में क्या शाइन, ठीक है ये x, ठीक है। अच्छा ये देखो आप एम्पलीट्यूड हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, सॉरी सिंगल पावर हो गई। क्या मैं बोलूं यस दिस इज एसएचएम अबाउट दिस। ए बेटा दो क्वेश्चन नेक्स्ट है, पहले इसको कन्वर्ट करा बेसिक मैथ से, उसके बाद देखो एक ही अबाउट एसएचएम याद है, कांस्टेंट आ जाता है उसके अबाउट एसएचएम होता है, अपने किया था 4 + 3 sin ओमेगा टी। तो वो तो यस यस दिस मोशन इज एसएचएम अबाउट ए। ये देखिए मीन पोजीशन अबाउट का मतलब मीन पोजीशन, ठीक है, इसके अराउंड मीन पोजीशन ए। तो मीन पोजीशन ए हो गया, और एम्पलीट्यूड कितना जाएगा बोलो? बैठे नहीं रहोगे बेटा, बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है, बैठे रहने से वही मिलता है जो छोड़ो। हाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट है, दिस इज एम्पलीट्यूड। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया ये क्या अबाउट एसएचएम है ये। तो सर बेटा आपकी बेसिक क्लियर हो गया ना बेटा, तो आप सबको कोरिलेट कर दो। तो पॉज करो नोट करो, टाइम का बेटा इतना। तो सर ये समझ में आ गया। सर आप हमारे को चाहे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दो, चाहे आप एनर्जी दो, चाहे एक्सेलरेशन दो, चाहे फोर्स दो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन दो, हम ऐसे बता देंगे। तो ये एसएचएम की कुछ स्टैंडर्ड बातें थी। सर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन एसएचएम में बहुत अच्छे से हमारा अंतर समझ में आ गया सर हमें भी आप पता है कि लिमिटेशन है, ज्यादा डिटेल में बातें नहीं की जा सकती। अब अपन देखते हैं बेटा स्प्रिंग पेंडुलम। क्या देख रहे हैं बेटा? स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम देखो बेटा, स्प्रिंग पेंडुलम या स्प्रिंग से कनेक्टेड बॉडी का मोशन एसएचएम होता है। देख कैसे है, इसको मैं अगर डिस्प्लेस करके छोड़ूं, देखो x, थोड़ा सा फटाफट प्रूव कर रहा हूं x, तो अगर मैंने x डिस्प्लेस करा तो मुझे इसमें फोर्स लगेगा kx, स्प्रिंग फोर्स बराबर kx। सर माइनस आ रहा है, माइनस लगा दे बेटा, आगे खींचा दे, पर डिस्प्लेसमेंट आगे स्प्रिंग फोर्स रीस्टोरिंग होता पीछे लगेगा बेटा। ma सर ma के बिना काम नहीं चलेगा मेरे नाल, a बराबर माइनस k बाई m। हां तो वो तो इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। यस एसएचएम है, और बेटा एसएचएम है तो कंपेयर करा तो ओमेगा कितना गया बेटा? थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करके। अच्छा एक बात तो पता नहीं किया, ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई m। याद है तुम्हारे को एक पोटेंशियल एनर्जी में मैंने k की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लिखी थी, देखो ये आ गई, यहां से k बराबर m ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा स्प्रिंग पेंडुलम में आपके स्प्रिंग पेंडुलम में आप स्प्रिंग कांस्टेंट या इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो स्प्रिंग पेंडुलम का फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट m ओमेगा स्क्वायर से निकाल सकते हो। वो काम आता है ध्यान रखना, वो मास दे देगा, टाइम पीरियड दे देगा, पूछेगा स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ स्प्रिंग पेंडुलम में, बता देंगे सर m ओमेगा स्क्वायर। और ये अपन पोटेंशियल एनर्जी में याद है k की वैल्यू हाफ k स्क्वायर में डायरेक्ट लिखा था मैंने m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये यहां से आया था, ये k बाई m। तो यहां से फ्रीक्वेंसी अपन भी निकालो तो टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी निकाला जाएगा वो भी निकल जाएगी, ये देखो फ्रीक्वेंसी है ना, म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 पाई, यहां से 2 पाई है, फिर तो इसको 1/2 पाई अंडर रूट k बाई m। मैं तो कह रहा हूं ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आपका टाइम पीरियड ध्यान रखो बेटा, इसको उल्टा कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ज्यादा फार्मूला में उलझ जाओगे। t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई k, तो मैं बोल दूं t इज प्रोपोर्शनल टू रूट है, t इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट k। बेटा ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, देखो ना, आप जितना मास बढ़ा करोगे, इधर देख, जितना मास बढ़ाओगे, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, सेम स्पिन उस भारी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे चलाएगी, तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, देखो है ना। एज m इंक्रीजेस, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, स्लो हो जाएगा। बेटा दिमाग लगा, भारी मास को चलाने में ज्यादा टाइम लगेगा, राउंड धीरे धीरे होंगे मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम पीरियड बढ़ना अच्छी बात नहीं है, टाइम पीरियड बढ़ना बुरी बात है, स्लो हो जाता है सिंपल पेंडुलम, ये स्प्रिंग पेंडुलम स्लो हो जाएगा। अच्छा एज के इंक्रीजेस, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घट गया, देखो एज के इंक्रीजेस टाइम पीरियड डिक्रीजेस, क्यों? तो मैं बोल दूं क्या सही बात है, के बढ़ जाएगा तो फास्ट हो जाएगा, ए सिंपल, ये स्प्रिंग पेंडुलम फास्ट हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा फास्ट? सेम मास को तगड़ी स्प्रिंग, के बढ़ने पर स्प्रिंग फोर्स बढ़ता है, तगड़ी स्प्रिंग जल्दी राउंड कराएगी। तो ये देखो बेटा दोनों काम की बात है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और देख, t doesn't depend upon amplitude
आपको आश्चर्य होगा, आपने स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचा, सेम स्प्रिंग सिस्टम को मैंने 20 सेंटीमीटर खींचा, फिर भी राउंड सेम टाइम में हुआ। देखो आपने 10 खींचा, मैंने 20 खींचा। अब आपको लग रहा है मेरा राउंड स्लो होगा, नहीं, मेरे सर आपका राउंड स्लो क्यों नहीं होगा? देखो आपने 20 खींचा है, तो देखो ना सर, हमारी स्प्रिंग तो 10 चल रही है, आपकी स्प्रिंग 20 चल रही है। बेटा मेरी स्प्रिंग 20 चल रही है लेकिन फास्ट चलेगी, ज्यादा तेज फोर्स से चलेगी, क्योंकि देखो इस वाले रीजन में फोर्स तगड़े तो एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा, तो फास्ट चलेगा। तो इस वाले रीजन में मेरा पेंडुलम फास्ट चलेगा, मेरा ब्लॉक फास्ट चलेगा। सर पर ये वाली डिस्टेंस तो सेम है ना अपनी, आपकी और हमारी। देखो ये 10 है सेम, तेरी 0 से चल रही है बेटा, और मेरी यहाँ तक आता है स्पीड अप हो चुका है, और स्पीड अप हो चुका था, यहाँ टाइम बच जाएगा, जितना टाइम यहाँ बचेगा वो टाइम यहाँ कंज्यूम करूंगा मैं, समझ गए? तो बड़े एम्पलीट्यूड वाले एसएचएम भी सेम टाइम में राउंड कंप्लीट करते हैं। आप स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचो चाहे 10 मीटर खींचो, टाइम पीरियड वुड बी सेम। बड़ी अजीब सी बात है लेकिन बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो थोड़ा सा फास्ट, ज्यादा दूरी फास्ट चलेगा, ज्यादा दूरी फास्ट चलेगा, ज्यादा दूरी फास्ट चलेगा, टाइम को ही लगेगा। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से समझ में आ गई। अब सुनना बेटा, तो सर ये स्प्रिंग पेंडुलम हो गया। अब देख, तो ये टाइम पीरियड आ गया बेटा, अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, इतनी डिटेल में बात है अपनी, ठीक है, मैंने आपको बता जरूर दी। अब सुनो, अब बेटा ये तो हो गई सिंगल स्प्रिंग, ठीक है। अब अपन देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अभी मैं तेरे को डायरेक्ट बता रहा हूं, ये देखो, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये m मास है बेटा, दिस इज k1, दिस इज k2, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं बेटा तो दो वर्ड लगेंगे, k1x k2x, k1x k2x, तो कुछ नहीं, पूरे डेरिवेशन में उसको ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन, दोनों फोर जब ऐड होंगे तो यहाँ k इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा, और k इक्विवेलेंट कितना होगा? k1 प्लस k2, कितना हो जाएगा बेटा? k1 प्लस k2। अगर 50 स्प्रिंग होगी तो 50 बार ऐड हो जाएगा मेरे लाल। तो पैरेलल में k जुड़ते हैं, और रेशियस का उल्टा, पैरेलल में c जुड़ते हैं, पैरेलल में k जुड़ते हैं, पैरेलल में k जुड़ते हैं, पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट जुड़ता है। सर ऐसा ही सीरीज का फॉर्मूला बनवा दो ना? बिल्कुल बनवाएंगे। अच्छा हाँ, एक बात और सुना, बताओ ये पैरेलल है या सीरीज है? दिख रहा है तो सीरीज दिख रहा है सर, बोलो बेटा, ये रेशियस की तरह नहीं दिखते, देखने में सीरीज दिख रहा है। जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, इट विल बिहेव लाइक पैरेलल। क्यों? क्योंकि k1x plus k2 है, यहाँ पे भी 8 हुआ था, इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये खींच के इधर फोर्स लगाएगी, ये दब के इधर फोर्स लगाएगी, तो ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल, दीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, दीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। ये सीरीज है k1 k2, तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, ये पॉइंट। तो मैं ऐसे बोलूं k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 1 by k इक्विवेलेंट बराबर 1 by k1 plus 1 by k2। 50 स्प्रिंग और 50 बार कर देना बेटा, ये k इक्विवेलेंट चेंज होगा, ये फार्मूला लगेगा दोनों जगह, समझ गया? तो रेजिस्टेंस का उल्टा है, जो रेजिस्टेंस में सीरीज में फार्मूला होता है वो यहाँ पैरेलल में, और जहाँ वो पैरेलल में होता है वो सीरीज में। समझ में आ गया बेटा? तो ये हो गया इसमें सीरीज पैरेलल, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा एक बार को ट्रिक बताता हूँ बेटा, ट्रिक, ठीक है, सुनना। अपन एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, 10th क्लास में देखा था अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा उसका पोर्शन देखते हैं। देखो बेटा, अगर मैं 10 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूं, तो जब आप मैथमेटिक्स लगाओगे उसका 1 अपॉन r इक्विवेलेंट करोगे, तो देखो आप ध्यान दो, यहाँ 1 by 10 plus 1 by 10 दोनों सेम होने से एलसीएम 10 आ गया क्या? और एलसीएम 10 आ गया तो ऊपर 1 plus 1 2 आ गया। ऐसे 5 होता तो बेटा, अरे 5 होता तो बोलो ना बेटा, तो यहाँ प्लस 5 आ जाता ना, ये 5, तो हम लोग ऊपर नंबर आ रहा और नीचे ये r आ रहा, जो भी रेजिस्टेंस है। अरे बेटा 10 है, 20 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था, तो बोल दो नीचे आ, तो रेजिस्टेंस अब उल्टा करूंगा तो मैं बोलता हूं फार्मूला बन गया, इतना देख मेरे नाम, फार्मूला बन गया। तो खूब सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, क्या हो? If identical resistance are in parallel, then R equivalent will be resistance upon number of resistance. क्या होता है बेटा? R equivalent is equal to resistance upon number of resistance. जितने भी resistance उसमें नंबर का डिवाइड कर दो। Very very important. सर वो यहाँ क्यों बता रहा आप? बताता हूँ। पहले देखो थोड़ा सा, हाँ बोलो इसका equivalent। अब बता 10 सर आ गया 10 डिवाइड बाय 2, रेजिस्टेंस 10 अपॉन नंबर 2। समझ गया ना क्यों? एलसीएम लिया 2 आया, फिर उल्टा करा तो 10 by 2 5। यहाँ बताओ बेटा, यहाँ बोल फटाफट, 40 40 40 40 बोलो फटाफट, 40 by 4 बिल्कुल 10। यहाँ आ जा 60 20 सॉरी 60 40 60 40 60 बोलो। सर यहाँ तो सारे सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो सर क्या करें? देखो ना सेम 60 60 60 को पकड़ लो, तो 60 60 के 3 60 by 3 20, 40 के 2 बेटा 40 by 2 रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 20। फिर देख ले वापस से सेम बन गए
2020 के 2 खत्म। आइडेंटिकल रेजन पकड़ लो बेटा। सर ये बात है कि बेटा मेरे सीरीज में लगेगी, जो काम वहां पैरेलल में होता है वो काम यहाँ सीरीज में आएगा। यहाँ पे देखो अभी देखेंगे। सर एक आधा क्वेश्चन करा उस पर भी करते हैं। इस पे एक बात और बताने मेरे को ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं, इनके टाइम नहीं इतना, इसमें एक काम की बात है, डेरिवेशन में बताऊंगा अभी, है ना। क्वेश्चन है पहले देख। अच्छा हाँ, इसमें एक तो देखो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, और ये डजंट डिपेंड अपॉन जी, डजंट डिपेंड अपॉन जी, क्योंकि देखिए खुद का फोर्स खुद जनरेट करता है अपॉन जी, तो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ग्रेविटी तो सिर्फ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, डजंट डिपेंड अपॉन जी। जी से सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी बेटा, है ना। एसएचएम का टाइम पीरियड कभी नहीं चेंज होगा जी। ये देखो आप, ये क्या है ना, इसका टाइम पीरियड एसएचएम का टी नोट है। कितना है बेटा? टी नोट। याद है टी डैश, है ना। टी डैश इज इक्वल टू टी नॉट, टी डैश इज ग्रेटर देन टी नॉट, सी टी डैश इज लेस देन टी नॉट, डी कांट से बोलो। अब बच्चा क्या देख के डर जाता, पता नहीं सर क्या था। अरे कुछ भी नहीं था बेटा, ये देखो इसका टी नॉट कितना लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट m पाई क्या। अच्छा इसको देखो, ये कितना हो गया बेटा? 4 क्या बेटा, कदम ले रहा हूं इधर देखो ढंग से, दिस इज 4 क्या। हाँ ये कितना हो गया दोनों पैरेलल में? 2 के 4 क्या। हाँ ये 2 क्या, बोल मेरे लाल चुप रहने से क्या होगा? 4 के 2 के। अब देखो ये तीनों 4 के बोल लो, 4 के 2 क्या बेटा, भी पता है ना सीरीज में पैरेलल वाला ऐड मत कर देना, सीरीज में पैरेलल वाला और पैरेलल में आता सेम नंबर एडिट होता। 4 के 2 के तो याद है के, तो मैं बोलूं ये तो सेम बन गया बेटा, सेम बन गया। टी डैश इज आल्सो 2 पाई अंडर रूट m बाय के, तो मैं बोलूं टी डैश बराबर टी नॉट। आप साथ देख लो, पूरा सिस्टम कोलैप्स करके बिल्कुल डिट्टो वैसे ही बन गया जैसा ये था। क्यों? पूरा सीरीज पैरेलल लगी, पहले के ऐड हुए 4 के 2 के 4 के 2 के या के। समझ में आ गई? तो स्प्रिंग पेंडुलम और देखते बेटा, स्प्रिंग पेंडुलम की खास बात है। हाँ इधर देखना बेटा। सर आप कुछ कह रहे थे वो जी वाली बात बताता हूं बेटा। ये एम के, ये एम के, है ना, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड बेटा, ये लो ये 30 डिग्री, ये एम, ये के। आपको जान के आश्चर्य होगा, तीनों में देखो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेचुरल लेंथ है यहाँ पे, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 0, यहाँ पे नेचुरल लेंथ mg बराबर kx होगा। देखो ये यहाँ पे ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी नीचे होगी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लो, इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम पोजीशन ये x, तो यहाँ से mg बराबर kx, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी mg बाय k नीचे। अब आप डिस्प्लेस करके छोड़ो, इसको डिस्प्लेस करके छोड़ो, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? तो ये देखो mg sin 30, mg sin 30, आप पढ़ोगे मैकेनिक्स में, ये mg cos थीटा, mg sin थीटा बराबर kx, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन mg by 2 बराबर kx आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा mg by 2 बराबर kx डैश, तो x डैश बराबर mg by 2 की आई। देखो इसकी इक्विलिब्रियम वहीं पर है, इसकी इक्विलिब्रियम इतना नीचे, इसकी इक्विलिब्रियम उससे जस्ट हाफ नीचे है। तीनों की इक्विलिब्रियम अलग है, लेकिन डिस्प्लेस करके छोड़ा हुआ टाइम पीरियड वुड बी सेम, t1 is to equal to t2 equal to t3। तीनों के टाइम पीरियड सेम है बेटा, टाइम पीरियड अलग नहीं होंगे, टाइम पीरियड सेम होंगे, क्योंकि टाइम पीरियड डजंट डिपेंड अपॉन g। देख लो ग्रेविटी चाहे इसमें g लगो, चाहे इसमें g by 2 लगो, चाहे इसमें 0 लगो, ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं, टाइम पीरियड विल बी सेम। और देखो अगर मैं एक स्प्रिंग पेंडुलम को, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं एक स्प्रिंग पेंडुलम को अर्थ से मून पर ले जाऊं, सेम स्प्रिंग पेंडुलम को अर्थ से मून पर ले जाऊं, टाइम पीरियड क्या होगा? विल रिमेन सेम। कई बच्चे बोलते हैं by 6 and by root 6 9 वो सिंपल पेंडुलम में होता है, बेटा रटो मत, टाइम पीरियड वुड बी सेम, क्योंकि मून पर ले जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्प्रिंग पेंडुलम को पानी के अंदर एसएचएम करूं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड वुड बी सेम। ये सब सिंपल पेंडुलम में ऐसा पढ़ेंगे, स्प्रिंग पेंडुलम डजंट डिपेंड अपॉन जी, डजंट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, कितना भी तेज खींचो, किसी भी ग्रेविटी में ले जाओ, टाइम पीरियड वुड बी सेम। इसीलिए हम सैटेलाइट के अंदर स्प्रिंग वॉचेस यूज करते हैं। सर क्यों करते हैं? क्योंकि स्प्रिंग वॉचेस को ग्रेविटी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंपल पेंडुलम को पड़ता है। सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है, सैटेलाइट के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं होती है। याद करो 3 इडियट, अगर पेंसिल की नुक्की टूट जाएगी तो बताओ पेंसिल की यूज याद है? रेंचो ने पूछा था हम सैटेलाइट में पेंसिल यूज क्यों नहीं करते सर? अगर मान लो वहाँ ग्रेविटी नहीं है तो पेंसिल तो चलेगी, लेकिन याद है नुक टूट जाएगी तो नाक में जा सकती है, कान में जा सकती है, आंख में जा सकती है। ठीक है, तो स्प्रिंग वॉचेस यूज करते हैं। तो स्प्रिंग वॉचेस या स्प्रिंग डजंट डिपेंड, स्प्रिंग पेंडुलम डजंट डिपेंड अपॉन जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, चलो सर समझ में आ गया। तो टाइम पीरियड सर ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें समझ में आ गए। सर पैरेलल साइड वाइज भी होती है तो पैरेलल होती है सर, वो हमारे को सीरीज लगी थी एक बार के लिए, लेकिन आपने समझा दिया सर। एक क्वेश्चन करवा दो सर, देखो बच्चा कई बार उतावला हो जाता है, उसके अंदर का भगत सिंह भाग जाता है। सर क्या मतलब इस बात का? देखो बेटा आपको जोश बहुत जल्दी आता है। ये 2K 4K, ये देखो रुक जाओ, 2K 4K, ठीक है? या चलो K 2K टाइम पीरियड पूछता है। देखो आप क्या करते हो बेटा, यहाँ K दोनों, ये तो पैरेलल साफ दिख रहा है, तो आप यहाँ K 2K तो कर देते हो 2K, फिर यहाँ 2K लगाते हो आप। ठीक है बेटा 2K। अब आप क्या करते हैं 2K देखते हैं, आप करते हैं भगत सिंह जाके आपने 2K केस आपने समझाया था। पैरेलल अगर सीरीज में होते तो याद है रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला और सेम होता था नंबर का डिवाइड। बेटा दीज आर नॉट इन सीरीज, दीज आर इन पैरेलल, अभी बताया था। अगर तुम डिस्प्लेस करोगे तो दोनों फोर सेम डायरेक्शन में है, तो वो तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा 2K + 2K मेरे लाल 4K। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया 2π√m/K इक्विवेलेंट। ये सब पैरेलल में है, K सीधा जोड़ सकता था, तीनों पैरेलल में। डिस्प्लेस करोगे सारे फोर्स एक तरफ है, तो यहाँ आ जाएगा 4K। ध्यान रखना बेटा, ये कॉमन मिस्टेक बच्चा करके आता है। एक तो उल्टा फॉर्मूला लगाया था, ध्यान रखना रेजिस्टेंस से उल्टा है साहब। सीरीज पैरेलल सीरीज होती है, ये समझ लेना दीज आर इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। ये पैरेलल होते हैं, ये दोनों पैरेलल है। सो समझ में आ गई सर? थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देख लेते। और सर ग्रेविटी की बात समझ में आ गई, डजंट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी। मून पे चले जा, भाड़ में चला जा, पानी में चला जा, टाइम पीरियड वुड बी सेम। और सर तिरछी रख दो स्प्रिंग को, बिल्कुल ग्रेविटी में रख दो, चाहे हॉरिजॉन्टल रख दो, टाइम पीरियड सेम। अच्छा और देखो मेरे लाल, ये देख और पागल बनाता आपको, ये प्लस चार्ज m मास K स्प्रिंग कांस्टेंट, आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया। ये देख E नॉट ऑन, टाइम पीरियड T कुछ नहीं है 2π√m/K। सर इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ। ये देखो अगर चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो ये देखो जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे इक्विलिब्रियम था और थोड़ा आगे आगे कहाँ गया? QE = KX। ये देख QE = KX, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन x = QE/K आ गई। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, एक्सटर्नल अलग से फोर्स लगने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। टाइम पीरियड वही रहेगा m/K, टाइम पीरियड वही रहेगा m/K। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लाल। सर ये तो कर लेंगे। अब देखो स्प्रिंग की एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा, सर क्या होती है बताता हूं। देखो बेटा स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है जबरदस्त, देखना कि स्प्रिंग के लिए, इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं मेरे लाल, पेपर आउट कर रहे हैं सर आप। अरे हाँ आएगा, फिर याद करेगा मेरे को। तुम्हारे जैसे लोग इलाज करेंगे, पैसा लेंगे, फोकट तो नहीं करोगे तुम। हाँ के, तो यहां से देखो बेटा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ होती है उसका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इंतजार और कराओगे बाहर, सीसीटीवी कैमरा देख लोगे सर आए इलाज करवाने, जानबूझ के भी बुलाओगे अंदर, ऐसे हो तो। हाँ k * l = कांस्टेंट, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू उसकी लेंथ, स्प्रिंग की लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। अब देखो इसको खूब क्वेश्चन बनते हैं बेटा, स्प्रिंग को काट दिया, बीच में से दो इक्वल पार्ट कर दिए, टू इक्वल पार्ट खूब 50 हजारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, इतनी तो एग्जाम में दो इक्वल पार्ट कर दिए, देख इसके दो इक्वल पार्ट कर दिए, तो मैं बोलूं ये L/2 ये K' K1 करते चलो, K', यहाँ पे भी K', मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। देखो आपको पता पड़ रहा है स्प्रिंग की लेंथ आधी कर दी, K डबल होगा, गारंटी दे रहा हूं K डबल होगा। ये देख कैसे, तो बोल दूं K' * L/2 = K × L, पुराना
मल्टीप्लिकेशन पुराना नया मल्टीप्लिकेशन, नया बराबर पुराना मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से एल से एल कट गया था, के डैश बराबर 2 क्या गया, तो दोनों पार्ट्स का के डबल होगा। जितनी स्प्रिंग छोटी होती जाएगी उतना के बढ़ता जाएगा, जितनी स्प्रिंग छोटी उतना के बढ़ता जाएगा, जितनी स्प्रिंग छोटी उतना के बढ़ता जाएगा। और देख अच्छा क्वेश्चन, ये देख बेटा, ये देख, ये के एल, इस स्प्रिंग को if spring is cut in 1:2 ratio, in 2 ratio of length, then k of small part, k dash of small part, smaller part। तो देखो, तो मैं बोल दूं क्या, ये देखो 1:2, L को बांटो 1:2 में, के एल 1:2, तो मैं बोल दूं क्या L/3, 1:2 में 3 टुकड़े होंगे। अब बच्चा जल्दी जल्दी क्या 1:2 2 के होंगे, अरे नहीं दोनों पार्ट में के बड़े होंगे। अरे अब कर चल 4 ऑप्शन बता, both part of smaller and larger part will be A, K2 के B, 2K के C, 3K/2 D, 3K/2 3K। अच्छा सुनो, अब दिमाग लगा, स्मॉलर और लार्जर पार्ट बता, दोनों में से के किसका ज्यादा होगा? स्मॉलर। जितना छोटा L उतना ज्यादा के, छोटे पार्ट का के ज्यादा होगा, पहला वाला ज्यादा आएगा, देख 2 बचे। अरे जितना पार्ट छोटा उतना के ज्यादा, पहले पार्ट का के ज्यादा आएगा। क्या किसी भी पार्ट का के हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पहले के था तो दोनों पार्ट जब काटोगे तो दोनों पार्ट इससे तो छोटे होंगे ना भाई। जो ओरिजिनल स्प्रिंग थी उससे तो के एल छोटा हो जाएगा, और छोटा आएगा तो किसी का के आ ही नहीं सकता, तो लॉजिकली ये भी गए सर। बेटा दिमाग लगानी पड़ती है, बेटा शातिर बनना पड़ता है, भोले बन के पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। देखो के ज्यादा, ये देख ये 1.5 के, 1.5 के, 1.5, दिस इज 3 के, दोनों इससे ज्यादा है। हाँ, क्योंकि दोनों पार्ट इससे छोटे हैं। सर किया कैसे? बताता हूं, देखो अब सॉल्यूशन देख रहे, ये के एल, इसको बांटा अपन ने 1:2 में, तो ये देख 2 पार्ट हुए, ये बड़ा ये छोटा, ये हो गया L/3। बेटा 1:2 3 टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा L/3 है, 2L/3। इसका K1 लिख दो, छोटे पार्ट का इसका K2 लिख दो, ठीक है। अब करो सॉल्व, देखो कैसे करो। इधर देख, पुराना K into L, K1 into L/3 is equal to K2 into 2L/3। काटा पीटी करी तो K1 बराबर 3K आ गया मेरे लाल फूल, और K2 बराबर 3K/2। समझ गए? ध्यान रखना, गलती होती। चल डायरेक्ट फॉर्मूला चल बता, एक स्प्रिंग है उसको 1:9 2 पार्ट में, चल 1:4 में काटा, 1:4 में, 1:4 4 के और क्या नहीं 1:4 में काटा, तो एक टुकड़ा हो गया L/5, 1:4 5 टुकड़े करे, L/5 4L/5, जिसका L/5 हुआ उसका 5K, जिसका 4L/5 हुआ उसका 5K/4, वापस L/5 5K, 4L/5 5K/4। कर लोगे? तसल्ली से कर लोगे क्या? करो, नोट करो इसको। तो सर ये पार्ट्स करना तो हम को कर देंगे सर। बोलो बेटा, इस पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, इसका टाइम पीरियड 3 होता है बेटा, इसके 2 पार्ट 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 2 इक्वल पार्ट्स cut in 2 equal parts and connected in parallel, then T dash is equal to A, T dash is equal to T naught, B, T dash is equal to 2 T naught, C, T dash is equal to T naught by 2, D काट से। चलो देखते हैं। देखो 2 टुकड़े हैं, तो वो दोनों के क्या? ए बेटा दोनों के क्या 2 के 2 के हो गए,
ये m। अब डिस्प्लेस करके छोड़ा तो मैं बोल दूं t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2k प्लस 2k 4k हो गया एंड दिस इज पुराना वाला t। ए अकेली स्प्रिंग थी तो t नॉट बाय 2। कई बच्चे जल्दी थे वो t नॉट बाय 2। सर लॉजिक से कर सकते थे। हाँ देखो आपने दो टुकड़े करे, इधर देखो दो टुकड़े करे, तो जैसे आपने दो पार्ट्स करने में बोल दूं k बढ़ गया, पार्ट्स करते ही k बढ़ जाता है, k बढ़ गया तो तगड़ी स्प्रिंग हो गई। k बढ़ने का मतलब तगड़ी स्प्रिंग और दोनों पैरेलल में, तो दोनों ने फोर्स अपना ज्यादा लगा दिया, तो दो टुकड़े हो गए, दोनों तगड़े हो गए, दोनों ने अपना फोर्स लगा दिया, तो जल्दी राउंड होगा, बहुत फास्ट राउंड होगा। क्यों? क्योंकि तो k बढ़ गया और दोनों पैरेलल में तो और ज्यादा फोर्स हो गया, और राउंड फास्ट होगा तो टाइम पीरियड कम आएगा, जल्दी राउंड होगा तो टाइम पीरियड कम आएगा। इन दो में से एक, और आंसर वुड बी दिस। सॉल्व करने पर समझ में आ गया बेटा, राउंड फास्ट होंगे, राउंड फास्ट होंगे, राउंड फास्ट होंगे, राउंड फास्ट होंगे। क्लियर है? तो ये स्प्रिंग पेंडुलम हो गया। सर एक बार समराइज करवा दो ना, आप भी करते हैं, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो। सुनना बेटा, समराइज करो। स्प्रिंग पेंडुलम में देखो फटाफट बेटा, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाय k नहीं k इक्विवेलेंट। सीरीज में k 1 बाय k इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। पैरेलल में k इक्विवेलेंट बराबर k1 प्लस k2। स्प्रिंग का k इनटू l बराबर कांस्टेंट। टुकड़े करोगे, जैसे जैसे छोटे टुकड़े करते जाओगे वैसे वैसे k बढ़ता जाएगा। 1:1 में कर दिया 2k 2k हो जाएगा, 1:4 में कर दिया तो 1:4 l बाय 5 और 4 l बाय 5 तो 4 5k और 5k बाय 4 हो जाएगा। तो जितने छोटे टुकड़े उतना k ज्यादा। स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड डजंट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड एंड g। मून पे ले जाओ, सैटेलाइट के अंदर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाय k। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाय k। चार्ज देके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो t बराबर 2 पाई। पानी के अंदर ले जाओ, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाय k। डजंट डिपेंड। अच्छा पैरेलल में जब स्प्रिंग इधर इधर दोनों ब्लॉक क्या है साइड वाइज लगी हो तब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सर हम कर देंगे। अब देखो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम देखो, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ये देखो, अभी अपने लिए लार्ज लेंथ करनी पड़ रहा है, अपने स्मॉल लेंथ। सिंपल पेंडुलम ऑफ स्मॉल लेंथ। बेटा लार्ज का टाइम नहीं मेरे पास, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, स्मॉल लेंथ है ना, लेंथ अगर फाइनाइट हो तो सिंपल पेंडुलम। अच्छा ये देखो, इसमें थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं। ये बेटा सेंटर ऑफ मास इसका क्या है, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये एल होता है बेटा, ये नहीं, थ्रेड की लेंथ नहीं, दिस इज नॉट एल, ये दिस इज नॉट एल। तो मैं बोल दूं एल इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस, ये रहा एस, एंड सेंटर ऑफ मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, टाइम पीरियड। ये देखो सिंपल पेंडुलम में जो लेंथ है वो बोब के जो सेंटर ऑफ मास है उससे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की लेंथ लेते हैं, और m इसका मास है, ये l भी हो गया, g ग्रेविटी है। तो यहां से टाइम पीरियड अपन डिराइव करते हैं तो 2 पाई अंडर रूट l बाय g। तो इसका मोशन है ऐसे चल, सुनना। तो सिंपल पेंडुलम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसे चल, अदरवाइज ऑसिलेशन का ही है, ऑसिलेशन। सर कैसे, अभी बताता हूं। ये एल क्या समझ में आ गया बेटा, ये अब देखो कैसे, तो इधर देखना हो, देखो बेटा ये सेंटर ऑफ मास पे mg लगेगा, ये थीटा एंगल, ये हो जाएगा बेटा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। क्या हो जाएगा ये, mg sin थीटा, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ए। तो ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। यहां से बोलते हैं दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, नॉट दिस, दिस इज, ये तो टेंशन बनाएगा ये, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। मैं बोलता हूं mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, ये m गया, तो यहां से a बराबर बेटा g sin थीटा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ऐसे चल नहीं है अभी, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट sin थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहां से आ गया a बराबर g थीटा। अब इधर देखना बेटा थीटा, यहां से देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल दूं मैं, ये थीटा, ये x, ये m, तो यहां से बोल दूं इधर देख बेटा x आर्क
अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। आर्क हो गई x, रेडियस हो गई l, थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर x बाई l लिख दो बेटा, a इक्वल टू g x बाई l। अब देखो आपने डिस्प्लेसमेंट a इधर देखना बेटा, ये माइनस नहीं है, आपने डिस्प्लेसमेंट आगे करा, फोर्थ पीछे लग रहा है, तो यहाँ से बोल दो a इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस g बाई l इनटू x। ये देख लो आपके सामने, ये देखो, तो यहाँ से कंपेयर करो, आ गया SHM, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, यस SHM, ओमेगा बराबर अंडर रूट g बाई l, यहाँ से t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई g। आ गया क्या? यहाँ देखना एप्रोक्सीमेशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल पेंडुलम का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM होता है, लेकिन लार्ज एम्पलीट्यूड के लिए ऑसिलेशन होता है। समझ गए? चलो सर क्वेश्चन बताओ सर। अच्छा अब इसमें देखना बेटा, ये सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस है। अब देखो हर चीज को क्लियर करते हैं, पॉज करके नोट कर लो बेटा, हर चीज को देखो अपन क्लियर करते हैं इसमें। अभी इसमें और देखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है। सबसे पहले छोटी छोटी बात है। अच्छा बताओ, हाँ बताओ, दोनों SHM है? नहीं, दोनों SHM नहीं है, ऑसिलेशन है। नहीं, ऑसिलेशन है लेकिन दोनों SHM नहीं है, ये बात गलत है। ये SHM है, यस दिस इज SHM, SHM। ऑसिलेशन तो है क्या? ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन, ओके ये तो है। ये SHM नो, थीटा बड़ा है, थीटा बड़ा है। ऑसिलेशन, यस ऑसिलेशन तो हमेशा होता है। तो ये ऑसिलेशन है बट SHM भी है, लेकिन ये SHM है स्मॉल एंगल। समझ में आ गई? बताया था ना भी स्मॉल एंगल। ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो छोटे छोटे एंगल के लिए SHM होता है, अदरवाइज ऑसिलेशन तो हमेशा होता है सिंपल पेंडुलम। अच्छा अच्छा सुनना, सेंटर ऑफ मास वाली बात क्या थी सर? सेंटर ऑफ मास क्या था? क्या था? एक क्वेश्चन करते बेटा, वेरी कॉमन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एग्जाम में इसमें पूछे। ये बोल है, इसमें पानी भरा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा। आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना SHM आप ये जरूर देखोगे, है ना? थ्रेड की लेंथ दे रहे हैं, अब ये पानी गिर रहा है, टाइम पीरियड का क्या होगा? टाइम पीरियड का क्या होगा? अच्छा बताओ, जैसे जैसे पानी गिरेगा लेंथ कम ज्यादा होगी या नहीं होगी? अब जो लोग एल को समझते नहीं है और एल इस थ्रेड की लेंथ समझ लेते हैं, जो लोग एल को ये समझ लेते हैं थ्रेड की लेंथ, वो तो बोल देते हैं कि टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि जी फिक्स है। अरे एम से क्या मतलब है? एम पे तो डिपेंड नहीं करता, जी फिक्स है, ग्रेविटी फिक्स है और लेंथ फिक्स है। जो लोग इस लेंथ इसको समझते हैं वो जबकि गलत है। सेंटर मास गया तो शुरू में लेंथ गिरी, जैसे जैसे पानी खाली होता जाएगा, देखो पानी का लेवल खाली होगा, सेंटर मास नीचे शिफ्ट होगा, और पानी खाली होगा, सेंटर मास और नीचे शिफ्ट होगा। तो वो तो सेंटर मास लगातार नीचे शिफ्ट हो रहा है, सेंटर मास नीचे शिफ्ट हो रहा है, नीचे शिफ्ट। और जैसे सेंटर मास नीचे शिफ्ट, एल बढ़ रहा है और एल बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब सिंपल पेंडुलम स्लो हो जाएगा। जैसे जैसे सिंपल पेंडुलम, जैसे जैसे बोल में से पानी खाली होगा, जैसे जैसे पानी खाली होगा सेंटर मास नीचे शिफ्ट होगा, जैसे जैसे पानी खाली होगा सेंटर मास नीचे शिफ्ट होगा, जैसे जैसे सेंटर मास नीचे शिफ्ट होगा लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा मेरे लाल। तो सिंपल पेंडुलम स्लो होगा क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन ऐसे और होता है, देखो एक बच्चा झूला झूल रहा है, ये भी सिंपल पेंडुलम नहीं है, झूला झूल रहा है। एक बच्चा पहले यहाँ पे बैठा है तो इसका टाइम पीरियड कुछ है टी। अब ये लड़का खड़ा हो जाता है झूले पे, तो बताओ टाइम पीरियड का क्या होगा? ये लड़का झूले पे खड़ा हो गया, बताओ टाइम पीरियड का क्या होगा? तो वो तो सेंटर मास जो यहाँ था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, सेंटर मास ऊपर शिफ्ट हो गया, और सेंटर मास ऊपर शिफ्ट हो गया तो वो तो लेंथ कम हो गई, और लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड कम। झूला फास्ट, तो आप देखो बचपन में आप झूला झूलते एकदम खड़े हो जाते, झूला फास्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका सेंटर मास ऊपर शिफ्ट हो गया, सेंटर मास ऊपर शिफ्ट होते ही लेंथ कम हो गई। तो जैसे जैसे सेंटर मास ऊपर शिफ्ट होगा लेंथ कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा, मतलब आप फास्ट हो जाएंगे। तो बेटा सेंटर मास पे डिपेंड करता है, सेंटर मास पे डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रहे, लेंथ कौन सी होती है बेटा? सेंटर मास से लेंथ, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये जी कौन सा होता है? जी सर क्या ग्रेविटी नहीं, जी इज जी इफेक्टिव। तो मैं बोल दूं T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास अपॉन जी इफेक्टिव। ये सर ये जी इफेक्टिव का क्या वो है? चलो तो बोल दूं टाइम पीरियड T डिपेंड अपॉन T इज प्रोपोर्शनल टू रूट L।
T is inversely proportional to root G. As L increases, बोलो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा, स्लो हो जाएगा. As G increases, G effective increases, G effective बोल मेरे लाल, G effective बोल. ये S और सेंट्रल मास के बीच की दूरी बोला है. G effective increases, T decreases, फास्ट हो जाएगा. जितना G बढ़ेगा उतना फास्ट. सही बात है, जितना G effective बढ़ेगा उतना कंपोनेंट बढ़ेगा उतना फास्ट राउंड होगा, जल्दी जल्दी राउंड होंगे. अब किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, देखो T doesn't depend upon एक तो एम्पलीट्यूड A. बेटा वही बात, अगर आपने 2 डिग्री की जगह 4 डिग्री डिस्प्लेस करा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन तेज होगा, जल्दी भाई ज्यादा दूरी तेज चलेगा. वही जैसा स्प्रिंग में समझाएगा. एक और देखो, T doesn't depend upon, very very important, T doesn't depend upon mass of ball. बॉल के मास m पर डिपेंड नहीं करता. आप चाहे वुडन का ऑब्जेक्ट लो, चाहे आप स्टील की बॉल लो, टाइम पीरियड सेम रहेगा अगर सेंटर ऑफ मास नहीं का वही है. तो देखो क्वेश्चन, देखो इस पे इधर देख मेरे लाल, हर चीज क्वेश्चन से समझ में आती है. PR radius, this is wooden ball of radius R. Steel ball of radius R. एक हो गया wooden ball हो गई, radius R की steel ball हो गई, है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल है ना सारा. तो टाइम पीरियड बताओ, तो T1 equal to T2 greater less A B C. बोलो स्टील बॉल भारी होती कोई बात नहीं, टाइम पीरियड इक्वल होंगे, doesn't depend upon mass. आप चाहे जितना मास ले लो, अगर सेंटर ऑफ मास है इधर देख, अगर सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन S की डिस्टेंस अगर दोनों के बीच का सेपरेशन फिक्स है तो टाइम पीरियड सेम रहेगा. ध्यान रखना, ये डिपेंड नहीं करेगा. समझ गए? तो दोनों सेम होंगे तो डजंट डिपेंड. समझ गए? लेकिन इसमें और अच्छे क्वेश्चन में तो बाद में देखेंगे, अभी नहीं, इतना टाइम नहीं है. उसमें बोल का वो अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बाद में बात होगा, पहले बेसिक बातें सीख लो, ठीक है? तो ये सारी बात समझ में आ गई सर? अच्छा आप सुनना, अच्छा सुनो रे, अब G इफेक्टिव की बातें करते हैं. देखो अगर मैं सिंपल पेंडुलम को ये चुपचाप लिफ्ट में रखा, ठीक है, ये लिफ्ट में, इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L बाई G है, G नॉट. अगर लिफ्ट ऊपर ऐसा रहे तो जाए ऐसे, बताओ टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा? वही रहेगा, बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि नीचे एक स्यूडो फोर्स लगेगा. देखो पहले सिर्फ mg लग रहा था, अब एक नीचे स्यूडो फोर्स ma और लगने लग जाएगा. तो वो तो t डैश नया टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G प्लस A हो जाएगा. बोलो ड्यू टू स्यूडो फोर्स. अगर लिफ्ट ऊपर की जगह नीचे एक्सेलरेट हो जाता है, ये नीचे एक्सेलरेट हो जाए ऐसे, तो यहाँ mg तो नीचे लग रहा है, इस बार ma ऊपर लग जाएगा. अब बोलो तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू t डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G माइनस A. अरे बोलो, तो देखो स्यूडो फोर्स की वजह से जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होगी तो नीचे की तरफ दबाव या ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी. देखो स्यूडो फोर्स की वजह से ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो G प्लस है. जैसे जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी ऊपर की तरफ ma लगेगा तो ये बढ़ जाएगी, घट जाएगी. एक देखो सर्कुलर ट्रैक पे भी गाड़ी चलती है, देख ये देख, ये r रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे एक कार चल रही है, ठीक है. अब ये कार चल रही है 20 स्पीड से, तो देखो क्या होगा, इस कार का एफबीटी बनाऊं ना, ये कार का एफबीटी, फिर देख ये यहाँ आ जाएगी और ये ठीक टाइम है. तो वो भी m a एक 0.4 लगेगा, देख mv स्क्वायर बाई r. बोलो, और ये अंदर फ्रिक्शन लगेगा तो वो भी ये m4 लगेगा एक बाहर की तरफ. अरे बोलो ना, और ये mg नीचे लग रहा था तो ये देखिए नेट फोर्स इधर आ जाएगा क्या, mg स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट अंदर. अरे बोलो, और ये जब ये लग जाएगा तो ये टेंशन इधर हो गया. अब इसके अबाउट ऐसे चल होगा इधर, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब पूरी दुनिया ही हो गई सिंपल पेंडुलम के लिए यूं ही. अब आप ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सर्कल पे घूमती हुई कार का इक्विलिब्रियम ये है, ये यूं तिरछा रहेगा सिंपल पेंडुलम. अब आप डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो ऐसे चल करेगा, तो वो तो इसके लिए पूरी दुनिया ही हो गई. तो यहाँ से m या G इफेक्टिव कितना जाएगा, बोलो G इफेक्टिव या जाएगा G स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई r का स्क्वायर का रूट अंडर. तो वो तो टाइम पीरियड कितना जाएगा बोलो, तो t इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव G स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई r या v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर. ये का रूट अंडर, अंदर भी एक और रूट आएगा
एक चार्ज, ये चार्ज बोल है ना, ये L, ये M मास और ये Q चार्ज है। और अगर नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया मैंने E, तो देखो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे mg प्लस QE, ये आ जाएगा mg प्लस QE, g प्लस QE बाई m, g प्लस QE बाई m। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ऑन कर दो तो ये देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ऑन कर दिया, ये तो कितना आ जाएगा बेटा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g माइनस QE बाई m। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ ऑन कर दिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ ऑन कर दिया था, देखो इसकी दुनिया ही हो जाएगी रे, ये QE, ये mg, ये थीटा एंगल, ये ही हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये देखो कितना आ जाएगा mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर का रूट अंडर ये 4 आ जाएगा। तो ये देखो कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g, ये देख g, m कॉमन ले रहा हूं मैं, g स्क्वायर प्लस m का डिवाइड कर रहा हूं अंडर रूट g स्क्वायर प्लस QE बाई m स्क्वायर का रूट अंडर। समझ गया क्या? कर लेना ये सारा आपके बुकों में मिल जाएगा, आप पॉज करके नोट कर सकते हो और आपको ऐसा की बात समझ में आ गई होगी, ये जी इफेक्टिव वाला। ठीक है, इसके आगे पे हम बात करते हैं और ये एक बार देखो इसको ध्यान से। हाँ तो अभी अपन ने देख लिया बेटा, देखो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो टाइम पीरियड, देखो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो नीचे स्यूडो फोर्स लगेगा जी इफेक्टिव जी प्लस है, लिफ्ट नीचे जा रही है तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा जी माइनस है। लिफ्ट अगर मान लो मतलब कोई गाड़ी आगे जा रही है तो पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा स्यूडो फोर्स एम ए, तो अपन जब उसको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। देख लो ये गाड़ी आगे जा रही है, ये बात भी देख लो, ये गाड़ी आगे जा रही है एक्सेलरेशन से, तो देखो ये पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा बेटा एम ए, नीचे लग रहा है एम जी, तो कितना आ जाएगा बोलो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर और एम बाहर आ जाएगा क्या, तो मैं यहां से बोल दूं जी इफेक्टिव कितना आ गया बोलो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो यहां से टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अगर सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी घूम रही होती तो ये ए बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उस ए को वी स्क्वायर बाई आर कर दो, तो ये देख नया फॉर्मूला बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, तो वी की पावर 4 बाई आर स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ऑन कर दिया तो QE बाई m एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा, तो G प्लस QE बाई m। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ऑन कर दिया तो G माइनस QE बाई m। समझ गए, G इफेक्टिव का गेम है सारा। अच्छा अब इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो टाइम पीरियड T, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता है इसकी, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G। अब आगे देखो कि ये जो G इफेक्टिव है, जहां पे ग्रेविटी का रोल आ गया वहां ग्रेविटेशन चैप्टर ऐड हो जाएगा। जैसे ग्रेविटी का रोल आया नहीं कि ग्रेविटेशन चैप्टर ऐड हुआ, जैसे मैं बताता हूं आपको। If a simple pendulum is taken from earth to moon, क्या है, simple pendulum is taken from earth to moon, बता बेटा, सेम सिंपल पेंडुलम, सेम लेंथ, सब कुछ सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल, अर्थ से मून, तो बताओ टाइम पीरियड टी अर्थ और टी मून में क्या रिलेशन होगा, सेम रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, ग्रेविटी घट गई, मून पर ग्रेविटी घट गई, तो बोल दो जी मून इज लेस देन जी अर्थ, और जैसे ग्रेविटी घट गई तो बोल दो कि सिंपल पेंडुलम स्लो हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, है ना, या फास्ट होगा। अरे बोलो ग्रेविटी कम हुई नहीं कि सिंपल पेंडुलम स्लो हुआ, और स्लो हो गया तो टी मून पे ज्यादा आएगा, टी अर्थ से टी मून पे ज्यादा आएगा, स्लो हो गया है ज्यादा आएगा। ठीक है, कितना आएगा सर, तो ये देखो टी मून इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी मून, और जी मून को लिख दो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी अर्थ बाई 6, तो यहाँ से आ जाएगा √6 टाइम ऑफ टी अर्थ। ये याद होना चाहिए, मून पर टाइम पीरियड √6 गुना हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है मून पर, बिल्कुल लॉजिकल स्टेटमेंट है। मून पर ग्रेविटी कम तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ज्यादा आएगा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ज्यादा आएगा, ढीला ढक्कन हो जाएगा, स्लो चलेगा। अच्छा एक बात बता रही, अगर मैं सैटेलाइट के अंदर ले जाऊं, अच्छा एक और अभी ग्रेविटी की बात, चलो इक्वेटर से मून पोल की तरफ चलते हैं अर्थ में, है ना, सिंपल पेंडुलम को इक्वेटर से पोल की तरफ, बताओ क्या होगा, तो इक्वेटर से पोल पे जाएंगे, याद है, इक्वेटर से पोल इक्वेटर, मैं बोल दूं इक्वेटर से पोल पे रेडियस कम होती है, अरे रेडियस कम होती है,
इक्वेटर पे ज्यादा, पोल पे कम। और रेडियस कम करना बोल तो जी पोल विल बी ग्रेटर, जी पोल विल बी ग्रेटर देन जी इक्वेटर। और जैसे यहाँ ग्रेविटी ज्यादा होगी बोल तो टाइम पीरियड कम आएगा, पोल पर टाइम पीरियड कम आएगा इक्वेटर पे। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल पे जाओगे, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, इक्वेटर से पोल पे जाने पर जी बढ़ता है। क्यों? रेडियस कम होती है, अर्थ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है पोल पर थोड़ी अर्थ दबी भी होती है, इलिप्टिकल होती है, दबी भी होती है। और दबी भी होगी तो मैं बोलता हूँ वहां पे जी ज्यादा होगा, क्योंकि आर कम है। जी ज्यादा होगा तो फास्ट होगा, सिंपल पेंडुलम फास्ट होगा, क्योंकि जी ज्यादा का मतलब बहुत जल्दी जल्दी राउंड होगा, जल्दी जल्दी राउंड होंगे, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, जी का कंपोनेंट ज्यादा आएगा, mg का कंपोनेंट ज्यादा आएगा, तो फास्ट राउंड होंगे, टाइम पीरियड कम आएगा, तो सिंपल पेंडुलम फास्ट होता है पोल पर। अच्छा सैटेलाइट में चला जाओ, सैटेलाइट में ए टाइम पीरियड जीरो नहीं होगा, सैटेलाइट में जी जीरो है। सैटेलाइट में ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है, जी नेट बराबर जीरो, जी इफेक्टिव जीरो। सैटेलाइट के अंदर इफेक्टिव जी जीरो होता है, तभी तो लिक्विड फूड ले जाते हैं, चलने के लिए रस्सियां यूज करते हैं। नुक्की टूट जाएगी तो घूमती रहेगी, ग्रेविटी है ही नहीं, नीचे गिरेगी नहीं, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है। जैसे ही जी जीरो हो गया तो टाइम पीरियड इन सैटेलाइट इनफाइनाइट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटी फ्री स्पेस में सिंपल पेंडुलम को जहां छोड़ेंगे वहीं रहेगा, इनफाइनाइट टाइम, यानी कि कभी राउंड कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा बताओ, लिक्विड में रह जाता हूं, इन लिक्विड, ये लिक्विड है, बोलो तो लिक्विड में बॉयंसी फोर्स लगेगा, तो वहां पे टाइम पीरियड थोड़ा मतलब अच्छा दिमाग लगाओ रे, लिक्विड के अंदर टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा, स्लो बढ़ेगा घटेगा, स्लो होगा या फास्ट होगा? लिक्विड में बॉयंसी फोर्स ऊपर लगता है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो गई। जैसी बॉयंसी फोर्स ऊपर लगा, इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो गई, और इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो गई, इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, स्लो हो जाएगा। इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, स्लो हो जाएगा। इधर देख 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, तो वो तो यहाँ पे आता है बेटा, सोल्व करने में इतना टाइम नहीं मैं सोल्व करूँ। जी इफेक्टिव आ जाएगा यहाँ पे जी, यहाँ था जी 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट। लॉजिकली भी बता सकता हूँ मैं तुम्हारे को, कैसे है सर? देखो इधर देखना, कोई भी चीज भाई ये सिंपल पेंडुलम सिंक करना चाहिए अंदर, तो कोई भी चीज अगर लिक्विड के अंदर सिंक करती है तो वो तो उसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो तो ये अंदर डूब रहा है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी। देखो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी तभी तो डूबेगा, तो वो तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा और अगर ये ज्यादा ये कम है तो ये लेस देन 1 है, तो ये पॉजिटिव है। और ये देखो जैसे जैसे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी और ये बढ़ेगी 1 माइनस इधर देख, जैसे जैसे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी, लिक्विड में बढ़ेगी, और जैसे जैसे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी तो बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा। याद है ना बॉयंसी फोर्स कितना होता है? रो लिक्विड वीजी। तो जैसे जैसे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा तो नेट ग्रेविटी कम होगी, और जितनी नेट ग्रेविटी कम होगी उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, स्लो होता जाएगा। लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट से जितनी मतलब जितनी लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा 1 माइनस बड़ा ये छोटा होता जाएगा, और जितना ये छोटा होता जाएगा उतना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, देखो mg और बॉयंसी फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो मैं बोलूं नेट g 0 हो जाएगा। ये देखो ये 1 माइनस 1 0 हो तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा टाइम पीरियड। तो अगर किसी लिक्विड और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम है, उसके अंदर सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करें तो जहाँ है वहीं रहेगा, उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाएगा। सर इन पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, चलो अपन इनका क्वेश्चन करके देखते हैं। इधर देखो थोड़ा सा जो थ्योरी जल्दी जल्दी पढ़ी ना, उस पर क्वेश्चन करते हैं और इसको थोड़ा सा सेटल डाउन करते हैं। देखो देखना देखो देखना इधर देखो, इफ टाइम पीरियड of a simple pendulum is t naught in lift at rest. Now lift is moving with acceleration a, new time period is t naught by 2. Then a equal to what? And its direction, and direction of motion, and its direction. देखो एक लिफ्ट जो रेस्ट है उसमें टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का t नॉट है। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट होने लगती है तो उसका टाइम पीरियड t नॉट बाय 2 होता है। तो लिफ्ट किस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है? सबसे पहले तो बताओ टाइम पीरियड t नॉट से t नॉट बाय 2 हो गया। बताओ टाइम पीरियड बढ़ा या घटा? घट गया। टाइम पीरियड डिक्रीजेस।
टाइम पीरियड घटने का मतलब क्या हुआ, फास्ट या स्लो? स्लो नहीं, फास्ट। टाइम पीरियड घटने का मतलब फास्ट। अच्छा, सिंपल पेंडुलम फास्ट कब होता है? जब इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ती है या घटती है? बढ़ जाती है, तो फास्ट हो गया, मतलब जी इफेक्टिव बढ़ गया, जी इफेक्टिव बढ़ गया। देखो किसी भी सिंपल पेंडुलम को फास्ट करना तो इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ानी पड़ेगी, और इफेक्टिव ग्रेविटी कब बढ़ती है? जब लिफ्ट ऊपर जाती है, सूडो फोर्स नीचे लगता है तब। तो बोल दो लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। मेरे लाल, अपवर्ड। लिफ्ट ऊपर जा रही है, सूडो फोर्स नीचे लग रहा था, तभी तो इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ गई। तो मैं बोल दूं लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब देखो, तो मैं यहां से बोल दूं क्या, T naught equal to 2 pi under root L by G naught and T naught by 2 and T naught by 2 is equal to 2 pi under root L upon G effective या G plus A या G effective, चलो G plus A क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, G plus A। तो यहाँ से दोनों को इक्वेट करो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? तो यहाँ से आ जाएगा बेटा, करो बेटा। तो यहाँ से काटा पीटी करी, डिवाइड करा तो 2 equal to G plus A upon G रूट अंडर। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा बोलो 4G naught is equal to G naught plus A equal to 3G in upward direction। तो ये क्या 3G 4G? अरे 3G 4G नेटवर्क थोड़ी है मेरे लाल। तो ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन 3G naught से। समझ में आ गई? दिमाग लगाना पड़ेगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे पहले दिमाग लगा। टाइम पीरियड घट गया, टाइम पीरियड घटने का मतलब फास्ट का मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है, जी इफेक्टिव बढ़ रहा है, सूडो फोर्स नीचे लग रहा है। समझ गए क्या? सर कर लेंगे। देखो इधर देखो, if time period of simple pendulum in air is t बराबर 4 सेकेंड या t naught is t naught, then t in liquid of rho liquid is equal to 3/4 of rho object। अगर हवा में किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी नोट है, तो उस लिक्विड में टाइम पीरियड बताओ जिसकी डेंसिटी 3/4 ऑफ ऑब्जेक्ट हो। लिक्विड की डेंसिटी 3/4 ऑफ ऑब्जेक्ट हो। देख लो, लिक्विड ऑब्जेक्ट से हल्का, देखो लिक्विड हल्का, और लिक्विड हल्का तो डूबेगा ऑब्जेक्ट और आप बढ़िया ऐसे जम जाएगा। अच्छा, ए ऑप्शन टी नोट, बी 4 टी नोट, सी 2 टी नोट, डी टी नोट बाई 2 और ई टी नोट बाई 4। पहले दिमाग लगा था मेरे लाल। तू तो ये बता, सबसे पहले लिक्विड में ले जाएगा तो स्लो होगा या फास्ट? स्लो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कम हो जाएगी, बॉयंसी फोर्स ऊपर लगेगा, जी इफेक्टिव कम होगा, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, स्लो हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, स्लो। अब दोनों में से कौन सा आएगा? सोल्व करते हैं। बोलो मेरे लाल, टी नोट बराबर 2 पाई अंडर रूट L by G इज द इक्वेशन 1 है ना। इन एयर, इन लिक्विड में बोलो T dash is equal to 2 pi under root L upon G 1 minus rho liquid upon rho object। कितना आ जाएगा बोलो? T dash is equal to 2 pi under root L upon G 1 minus 3/4। यहाँ से T dash equal to 2 pi under root L upon G/4। यहाँ से आ जाएगा बेटा 2 T नोट। खत्म। फॉर्मूला याद होना चाहिए, रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट का रेशियो लेके घटा देते हैं। 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G 1 माइनस रो ऑब्जेक्ट, रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट। खत्म। सर कर देंगे। तो एयर में हो गया सर, वाटर में लिक्विड में हो गया सर, अगर अपन लिफ्ट ऊपर नीचे होगी तो हो जाएगा सर। कर लोगे क्या? चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। चलो, a car is moving with acceleration a equal to root 15 g naught, है ना। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं। देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये m मास का एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दिया, m मास का ऑब्जेक्ट है। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बोलो, है ना। देखो पहले t नोट था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन कार एट रेस्ट इज t नोट। Then, if the acceleration is this, then t dash
तो यहाँ से बोल दो टी डैश इक्वल टू बोल दो टी डैश इक्वल टू कितना लिखोगे बोलो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन बोलो कार आगे जाती है तो क्या होता है ये आगे रेस्ट पे आएगा अरे बोलो ना रे और इसका जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा बोलो थीटा एंगल पे रेस्ट पे आएगा जी इफेक्टिव बोल ना रे जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर याद है अंदर भी रूट आता है तो बोलो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ये जी नॉट था ये तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट जी नॉट स्क्वायर प्लस 15 जी नॉट स्क्वायर है ना तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 1 16 तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट 15 प्लस 1 16 जी नॉट स्क्वायर यहाँ से सोल्व करा बोलो कितना आ जाएगा टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन कितना आ जाएगा 16 जी नॉट का 4 जी नॉट और ये 4 जी नॉट का 16 गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी दिस इज टी नॉट है इधर दिस इज टी नॉट ये पुराना वाला एयर का टाइम पीरियड है अपॉन 2 बोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो गाड़ी आगे चलती है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कार आगे चलेगी तो पीछे स्यूडो कोण लगेगा तो दोनों तिरछे कोण 90 डिग्री पे 8 हो गए पाइथागोरस से तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे ही कार जब सर्कल पे चलती है तो बाहर वाला फोर्स ही आता है कर लोगे अरे बोलो क्वेश्चन नंबर देख तो कार लिफ्ट सब पे क्वेश्चन करा दी बेटा लिक्विड के अंदर जब लिक्विड ये ऊपर एक्सेलरेशन वगैरह सब समझ गए एक एक क्वेश्चन अब सुनना एक पार्टिकल v बराबर 10 मीटर है सॉरी एक कार इज मूविंग विद v equal to 10 meter per second on a circular track of radius 10 meter then angle made by simple pendulum with vertical line तो देखो क्या हो जाएगा बेटा तो मैं बोल दूं क्या ये देखो ये कार मूव कर रही है तो ये बाहर की तरफ ये एंगल निकालना है थीटा तो यहाँ नीचे क्या लगेगा फोर्स बोलो अरे ये सर्कुलर ट्रैक है आर रेडियस का ये कार मूव करती ना बताया था ना रे नीचे लगेगा mg बाहर लगेगा mv स्क्वायर बाई r याद आ गया तो ये एंगल देखो अब आप ये एंगल थीटा तो मैं यहाँ से बोल दूं थीटा कितना जाएगा बोलो ये वाला फोर्स ये mg तो मैं बोल दूं mv स्क्वायर ये देखो यूं कर लो चलो ये टेंशन t ये कितना जाएगा t cos थीटा और ये कितना जाएगा अंदर वाला फोर्स t sin थीटा तो यहाँ से देख t cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r t sin थीटा इज इक्वल टू mg यहाँ से इक्वेशन 1 2 दोनों में डिवाइड करो तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 तो यहाँ से कितना जाएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू ये देखो 2 डिवाइड बाय 1 mcm कट गया तो मैंने करा उल्टा कर दिया फिर t cos थीटा बराबर mg आएगा रे t cos थीटा बराबर mg t sin थीटा बराबर mv स्क्वायर आएगा तो tan थीटा बराबर आ गया बेटा v स्क्वायर बाय rg तो यहाँ से आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर अपॉन 10 into 10 ये कट गया बेटा 1 आ रहा है tan थीटा तो मेरा तो थीटा 45 आ रहा है मेरा लाल 45 पे इक्विलिब्रियम में आएगा 45 डिग्री पे सारे क्वेश्चन करा दी बेटा तेरे को क्रैश कोर्स में भी देख ले तू बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ये वो समझ गए तो ये तो हो गया सारी सिंपल पेंडुलम की बात अब थोड़ा सा लेंथ को देख लेते हैं कैसे देखना हो देखो आपका सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है ना अब आप बताओ मैं बोलता हूं जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा स्लो होता जाएगा अब ये क्वेश्चन पूछता है इफ लेंथ इज इंक्रीज लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस लेंथ एल डैश बराबर 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस लेंथ अगर किसी लेंथ को 4 गुना कर दूं यही सोच रहा है बेटा अब इतना लिखा नहीं रहा हूं अगर मैं लेंथ को 4 टाइम्स कर दूं पता टाइम पीरियड का क्या होगा जैसे ही लेंथ 4 टाइम्स कर दोगे याद है लेंथ के रूट के प्रोपोर्शनल लेंथ को 4 टाइम्स कर दोगे L0 से 4 L0 तो वो तो लेंथ 4 टाइम्स कर दिया तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा जैसे यहाँ 4 आएगा 4 का रूट हो गया 2 तो वो तो t डैश विल बी ट्वाइस ऑफ पुराना वाला तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा अगर किसी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम्स कर देंगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा बेटा इसको लिख के नहीं बता रहा हूँ इतना टाइम नहीं है तो जैसे ही लेंथ 4 टाइम्स कर दोगे टाइम पीरियड डबल हो जाएगा अच्छा और देख इफ लेंथ इज यू बोल रहे इसी क्वेश्चन को लेंथ इज इंक्रीज लेंथ इज L is increased by 300%. Then percentage change in T
सेम क्वेश्चन है, देखो पुरानी लेंथ एल नॉट, ये देखो एग्जांपल सॉल्यूशन है ना, ये सिंपल पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम फॉर सिंपल पेंडुलम है ना। एल नॉट से कितना कर दिया हमने, एल नॉट प्लस 300%, ए एल डैश बराबर एल नॉट प्लस एल नॉट 300% ऑफ एल नॉट, तो यहां से आ जाएगा 4 एल नॉट, बस वही बात। तो टी डैश कितना जाएगा बेटा 2 टी नॉट। अब परसेंटेज चेंज कितना जाएगा, टी डैश माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट इनटू 100। अरे बोला ना बेटा, ये सब पता है तेरे बेसिक मैथ में, देखा लेंथ को तेरे एल नॉट से एल नॉट का 300% बढ़ा दे, 4 एल नॉट हो गई। टाइम पीरियड टी डैश 2 टी नॉट को सोल्व करने से आया, ये 4 एल नॉट यहां रखा तो वो 4 का रूट 2 आ गया और ये टी नॉट हो गया, तो 2 टी नॉट ये कर लेना बेटा। तो ये देख कितना आ गया 2 टी नॉट माइनस टी नॉट। ये बच्चा इसको देखते 200% बोल देता है, ये 200 डबल हो गया है, 200% चेंज नहीं है, चेंज तो ऐसे लिख लेगा 2 टी नॉट माइनस टी नॉट। ये देख चेंज तो टी नॉट का है, टी नॉट था 2 टी नॉट हो गया, टी नॉट का चेंज है मेरे लाल, जल्दी मत कर। सो तो ये आ जाएगा बेटा 100%। तो 300% लेंथ बढ़ाई तो 4 एल नॉट हो गई, 4 एल नॉट हो गई, टाइम पीरियड डबल हो गया, टाइम पीरियड डबल हो गया, 100% टाइम पीरियड बढ़ा। अच्छा था ए ओरली कर 1500% लेंथ बढ़ा दो, 1500% लेंथ को 1500% बढ़ा दी, कर बंद कर, लेंथ 1500% बढ़ा दी, पहले मान लिया एल नॉट, कर मन में कर एक बार। हाँ लेंथ 1500% बढ़ा दी, तो पहले एल नॉट थी, तो एल नॉट से 1500% बढ़ा के तने कर दी कितनी 16 एल नॉट, और लेंथ एल नॉट से 16 एल नॉट कर दी, एल डैश बराबर 16 एल नॉट, तो टाइम पीरियड टी डैश से 4 टी नॉट हो गया, और 16 का रूट 4 बार आ गया ना, ये देखना 16 का रूट अंडर 16 का रूट 4 बार आ गया, तो 4 टी नॉट हो गया। 4 अब 400% टाइम पीरियड नहीं बढ़ा, गलती है बच्चा करके आता है, 400% नहीं बढ़ा, 4 टी नॉट हो गया, टी नॉट था, ये देख 4 टी नॉट हो गया, टी नॉट था, तो बढ़ा कितना 3 टी नॉट, ये चेंज है ए, ये चेंज है डेल्टा टी, और 3 टी नॉट बढ़ा तो 300% आंसर। समझ में आ गई? तो सुनो, लेंथ बढ़ेगी टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ 4 टाइम्स टाइम पीरियड डबल, लेंथ को 300% बढ़ा दिया, टाइम पीरियड 100% बढ़ेगा। तो परसेंटेज का गेम और मल्टीप्लायर का गेम खेल लोगे क्या? सर खेल लेंगे। लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, टाइम पीरियड डबल, लेंथ को 300% बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड डबल तो हो गया, लेकिन 100% ही बढ़ा है। जल्दी जल्दी में 200% टिक कर था बच्चा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है? आगे आ जा मेरे लाल। एक देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हालांकि ये थर्मल एक्सप्रेशन में पढ़ोगे फिर भी थोड़ा बता। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले एक बात बता रहा देखो, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं याद होना चाहिए, मजाक नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं। 1 ईयर में 3.15 into 10 की पावर 7 सेकंड, ये रट ले बेटा, तो खुद का नाम भूल सकता है, मत भूलना, ध्यान रखना, घर वाला नाम नहीं करेंगे। इधर देख, अब सुनना ध्यान से, T बराबर, अच्छा मेटेलिक बॉल लो, एक है सॉरी मेटेलिक वायर लो, एक बॉल है और ये मेटेलिक वायर, क्या है मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर सर क्यों लेना मेटेलिक वायर? ताकि गर्मी में फैल जाए, सर्दियों में सिकुड़ जाए। ए नवी क्लास, गर्मियों में फैल जाए, सर्दियों में सिकुड़ जाए, तो मैं बोलूं लेंथ वेरी करेगी, कभी कॉन्ट्रैक्ट होगी, कभी इलोंगेट होगी, 2 पाई अंडर रूट l/t। ये देखो L1 है ना, ये T1, T2 नया टाइम पीरियड, तो जैसे टाइम पीरियड, अच्छा इधर देखो एज टेंपरेचर इंक्रीजेस, एज डेल्टा थीटा टेंपरेचर इंक्रीजेस, तो याद है L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये थर्मल एक्सपेंशन। तो वो जैसे ही टेंपरेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी, घड़ी स्लो, क्लॉक स्लो। तो गर्मी के दिनों में सिंपल पेंडुलम बेस्ड जिसमें मेटेलिक वायर होता है, सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक स्लो हो जाती है, टाइम लूज कर देती है, स्लो मतलब टाइम लूज। अब कितना वो नहीं पता सर अभी, टाइम लूज। अच्छा बताओ, अब जैसे टेम्परेचर घटेगा, ए सर्दियों के दिनों में विंटर डेज, ये समर डेज, इन समर डेज, इन विंटर टेम्परेचर घटेगा तो वो तो लेंथ कम होगी, तो टाइम पीरियड कम होगा, घड़ी फास्ट, क्लॉक फास्ट, टाइम गेन कर लेगी। फास्ट होने का मतलब टाइम गेन है ना। तो करेक्शन में आगे, इसमें करेक्शन क्या होगा, करेक्शन आगे बढ़ानी पड़ेगी, आगे इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, आगे बढ़ानी पड़ेगी। इसमें पीछे करेक्शन क्या होगा, ए भाग गई तो आगे करेक्शन पीछे करनी होगी, करेक्शन में क्या होगा, पीछे करनी होगी। अब कितनी, ए आगे पीछे तो करनी होगी, कितनी, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। ए इधर देख, तो मैं बोलता हूं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेल्टा टी परसेंटेज है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू आता है बेटा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये याद रखना, देर अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
ठीक है, और डेल्टा थीटा क्या, चेंज इन टेम्परेचर। ये देखो जैसे क्वेश्चन करते हैं इसमें एग्जांपल, इफ अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 4, चलो 4 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री। ये मैं मेरे हिसाब से देखो डेटा हो सर, आपने ये ले लिया तो डेल्टा थीटा बराबर यहाँ डेल्टा थीटा ले लें 30 डिग्री, या मैंने टेम्परेचर कर दिया 10 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री कर दिया बस। चलो अल्फा इक्वल टू 10 की पावर -3, मैं कैलकुलेशन आसान बना देता हूँ पर डिग्री सेंटीग्रेड। देन है ना, ये 30 डिग्री पर क्लॉक इज कैलिब्रेटेड, clock is calibrated at 30 degree centigrade and used at 50 degree centigrade. Then percentage error in T. Second, fractional error. It will lose or gain dash time dash second in 1 day, है ना, lose or gain dash second, fifth in second in 1 year। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को देखना बेटा, एक क्वेश्चन आपको सारी स्टोरी बता देगा, है ना, कितना टाइम लूज गेन कर देगी ये सारी बातें, ठीक है ना। अब इसको देखो कैसे यूज करते हैं, अभी ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा है कैसे यूज करते हैं, सुनना। सबसे पहले मैं देख लूं डेल्टा टी अपॉन टी, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, हाफ अल्फा 10 की पावर -3 इनटू डेल्टा थीटा 20 डिग्री। देखो डेल्टा थीटा कितना है, आपने 30 डिग्री से 50 पे यूज करा है, तो ये अल्फा डेल्टा थीटा कितना आ गया बेटा, ये 0.01, ये आ गया फ्रैक्शनल एरर 0.01 सेकंड, फ्रैक्शनल एरर। ये क्या आ गया बेटा, फ्रैक्शनल एरर। अच्छा आप देखो परसेंटेज एरर, तो वो तो इनटू 1%, तो हमारी घड़ी 1% की एरर देगी। और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड बढ़ गया, मैं बोलूं घड़ी स्लो हो गई। क्या हो गई, घड़ी स्लो हो गई, है ना, क्लॉक स्लो। क्यों, टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब स्लो हो गई, ठीक है, स्लो हो गई। तो घड़ी को टाइम लूज कर देगी, क्या करेगी बेटा, टाइम लूज करेगी। अब कितना, है ना, तो मैं बोलूं इन वन डे। अब सुनना ध्यान से, तो टाइम t इक्वल टू मैं बोल दूं डेल्टा t फ्रैक्शनल एरर इनटू t नॉट, कितने टाइम में बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो कितना टाइम लूज करेगी डेल्टा t, कितना टाइम लूज करेगी, तो जितना टाइम दिया, तो मैं बोल दूं 0.01 लूज करती पर सेकंड। बेटा फ्रैक्शनल का मतलब था 1 सेकंड में टाइम लूज, 1 सेकंड में लूज टाइम लॉस, 1 सेकंड में टाइम लूज, तो बोल दो 0.01 सेकंड लूज कर रही है, 0.01 सेकंड पर सेकंड इनटू टी नॉट। बोलो कितना, एक दिन में कितना होता है, 86,400 सेकंड। तो यहां से 0.01 करा तो मैं बोलूं 864 सेकंड पीछे हो गई आपकी घड़ी, 864 सेकंड स्लो हो गई आपकी घड़ी। इतना घड़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा एक दिन में, 864 मतलब लगभग 900 सेकंड, 900 सेकंड का मतलब कितना हो गया रही 60 में डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, तो इतना। अब देखो इन 1 ईयर में यहाँ पे क्या करोगे, तो ये कर दोगे 3.15 into 10 की पावर 7 का मल्टीप्लाई। ये बेटा एक क्वेश्चन आपको सारी स्टोरी बता देगा। तो घड़ी स्लो फास्ट किस होती, गर्मी के दिनों में स्लो हो जाती है, आपको टाइम आगे बढ़ाना पड़ेगा, टाइम लूज कर देगी, आपको घड़ी को आगे बढ़ानी पड़ेगी। सर्दियों के दिनों में आपकी लेंथ कम हो जाएगी, टाइम पीरियड फास्ट हो जाएगा, थोड़ी घड़ी फास्ट हो जाएगी, टाइम गेन कर लेगी, आपको पीछे करनी पड़ेगी। सर्दियों में आपकी घड़ी आगे होती जाएगी। तो सर ये तो कर लेंगे, पोज करके नोट कर लो, इस क्वेश्चन को खुद करो बेटा, परसेंटेज एरर वगैरह कुछ भी पढ़ लेगा, तो फार्मूला याद कर लो, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, समझ गए। आज का लास्ट चीज, उसके बाद अपन देखते हैं। अभी देखो अपन ने क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन और फ्री ऑसिलेशन, ये 3 चीजों की डेफिनेशन है। अगला जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा वेव मोशन, उससे थोड़ा पहले बता दूंगा। अभी एक बार ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें कहता, मेरे हिसाब से आपका एसएचएम कंप्लीट है। थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन अगर टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा बाद में, समझ गए। बाकी अभी आपका बेसिक सारा क्लियर हो गया, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके नीट में क्वेश्चन 100% राइट होना चाहिए इतने नॉलेज से, ठीक है। अभी 2-4 कैटेगरी के क्वेश्चन और टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा। अभी परसेंटेज चेंज में देखो, स्मॉल परसेंटेज फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज इन लेंथ, चेंज इन
लेंथ। बेटा ये देखो, तो टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हूं मैं, परसेंटेज चेंज इन फॉर स्मॉल परसेंटेज, ध्यान रखना फॉर स्मॉल परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन t इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन एल। ध्यान रखना है ना, ये फॉर्मूला देना लिया। आपको कभी भी परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड निकालना है। अभी बढ़ेगा तो मैंने कहा दिया, याद है लेंथ 300% 1500% बढ़ाई थी। छोटा परसेंटेज हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, बच्चा उलझता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर रहा हूं, हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। कैसे आया ये? डिफरेंशियल मेथड से आया बेटा, वो मैं बता दूंगा बाद में, जब वेव मोशन में टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा तब करेंगे हम। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन टी, इसमें जी कांस्टेंट है, ध्यान रखना जी कांस्टेंट है ना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन टी इन जी। सर प्लस माइनस वो लॉजिक से, ए इधर देख, लेंथ बढ़ेगी परसेंटेज, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लॉजिकली पता। जी बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड कम होगा, ए जितना ग्रेविटी बढ़ेगी टाइम पीरियड कम होगा, तो वो लॉजिकल देख लेंगे अपन। ये तो ये दो फॉर्मूले बन गए, इसमें एल कांस्टेंट है, एल बराबर कांस्टेंट। सर जी कैसे वैरी करेगा? अगर ग्रेविटी में आप पता पड़ा इक्वेटर के पोल पे चलेगा और 1% जी चेंज हो गया, कुछ इतना भी परसेंटेज हो जाए तो छोटे परसेंटेज के लिए लगा देना। सर एक क्वेश्चन करा दो, लास्ट आज का क्वेश्चन, इफ length of simple pendulum is increased by 4%, then percentage change in t time period। बोलो सीधा कर दो, तो ये 4% लेंथ बढ़ गई। देखो सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। as l increases t increases, तो बोल दो t increases तो 4% बढ़ी, तो बोल दो परसेंटेज चेंज इन t। ये इधर देख, परसेंटेज चेंज in t is equal to half of percentage change in half of 4%, तो आ गया 2% बढ़ गया। तो जैसे ही लेंथ 4% बढ़ाऊंगा टाइम पीरियड 2% बढ़ जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाया। डिफरेंशियल मेथड से आया, वो पावर आगे जाती है बेटा, कहीं पे भी लगा सकता है छोटे परसेंटेज के लिए। जैसे आप उसमें पढ़ रहे हो, ग्रेविटी में कर रहे हो, केपलर लॉ में टाइम पीरियड याद है, t is proportional to r की पावर 3/2। वहां पे अगर आपने r को 2% बढ़ाया, या वहां पे भी r बढ़ेगा तो t बढ़ेगा, 2% बढ़ा दो पावर आगे ले लो, 3/2 ऑफ 2%, खत्म। समझ गए? कहीं भी कर सकते हो छोटे परसेंटेज के लिए। अच्छा और देखो है ना, as we move from equator to pole and g is increased, मेरे को नहीं पता है ना न्यूमेरिकल वैल्यूज, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, is increased by 0.02%, 0.2%, कुछ भी लिखिए 0.2%, then percentage change in t कर लेंगे सॉल्यूशन। ये देख, परसेंटेज t इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंटेज g, तो ये हाफ ऑफ 0.2%, कितना आ गया बोलो? तो ये आ जाएगा 0.1%, खत्म। अब बढ़ेगा घटेगा? तो g बढ़ा है तो टाइम पीरियड कम होगा, फास्ट हो जाएगा। देखो g बढ़ा है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, दिमाग लगाओ, प्लस माइनस के भरोसे मत रहो। तो जैसे ही g बढ़ा है टाइम पीरियड कम हो जाएगा, है ना, मतलब फास्ट हो जाएगा। चलो बेटा, ये यहाँ तक बात हो गई। अगले टाइम का अपन इसको समराइज करके आगे बात करेंगे। थैंक यू। हाँ, तो बेटा अपन ने लास्ट टाइम पे देखा था है ना एसएचएम के बारे में। अब अपन चूंकि बेस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में बात तो करनी नहीं हर चीज पर। हाँ, अपने को हर चीज पता जरूर होनी चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सारे। तो कल अपन ने स्प्रिंग पेंडुलम और कंपाउंड सिंपल पेंडुलम दोनों बहुत अच्छे से देख लिया था, उन पे सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ देखो कुछ बातें और बता देता हूँ, हालांकि है तो दूसरे चैप्टर के, लेकिन अपन क्या कर देता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन डायमेट्रिकली अपोजिट टनल थ्रू अर्थ। अर्थ में अगर मैं डायमेट्रिकली, अर्थ के अलोंग डायमेट्रिकली अपोजिट टनल को अपन बंदी करते हैं और यहाँ पे एक एम मास को रिलीज करें, तो ये एसएचएम करता है बेटा। अब ये ध्यान रखना, वो फोर्स निकाल के और आ जाता है एक्स के प्रोपोर्शनल, ठीक है। एसएचएम करता है, उस एसएचएम में टाइम पीरियड ही होता है, ये याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन gm। अब इस r क्यूब में मैं इसको स्मॉल g के टर्म्स में लिखूं तो ये आ गया बेटा 2 पाई अंडर रूट r बाई g। This radius of Earth, this is radius of Earth 6400 किलोमीटर, G 9.8 आपको पता ही है। इनको रख के सॉल्व करने पर मेरे को मिलता है 80, ये याद करो सबसे इंपॉर्टेंट, 84.6 मिनट में राउंड कंप्लीट होता है। 84.6 मिनट में राउंड कंप्लीट होता है, जो कि लगभग 1.5 घंटा है। तो ध्यान रखना, अर्थ में अगर मैं डायमेट्रिकली अपोजिट टनल को दूं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट छोड़ूं, चाहे यहाँ छोड़ूं, चाहे यहाँ कहीं पे भी, चाहे आप सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर छोड़ो, चाहे रेडियस के वहां तक छोड़ो, 64 किलोमीटर दूर छोड़ो, टाइम 1.5 घंटा ही लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम डजंट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, 1.5 घंटा ही लगेगा। अच्छा, ये तो हो गया डायमेट्रिकली। सर अगर हम कोड के अलोंग टनल बोलते तो आप कोड के अलोंग टनल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ भी बनाई तो आप ऑब्जेक्ट को अंदर छोड़ोगे तो ऐसे जम करेगा।
तो चाहे कोड के लिए टनल बनाओ, चाहे डायमेट्रिकली एसएचएम होता है, तो अर्थ से टनल बना दो आप, चाहे डायमेट्रिकली हमेशा एसएचएम होता है। और टाइम पीरियड यहाँ पे भी वही डिट्टो 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जीएम, वही टी बराबर 84.6 मिनट, वही लगभग 1.5 घंटा। याद रख लेना बेटा, रिजल्ट 1.5 घंटे में राउंड कंप्लीट करता है। कहीं भी छोड़ो, सेंटर से कितनी भी दूर छोड़ो। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो इसमें बन सकता है, अगर मैं बाहर छोड़ दो, ये अपन खुद बनाते क्वेश्चन, अगर बाहर छोड़े तो सब एच हाइट पे बात, तो फिर एसएचएम नहीं होगा। हाँ, ऑसिलेशन होगा। क्यों होगा सर ऑसिलेशन? क्योंकि देखो यहां तक तो ये एक्सेलरेट होगा, जैसे एक्सेलरेट होगा उतना ही इधर रिटार्डेशन होगा, तो जितनी दूरी इधर से चलेगा उतनी दूरी इधर आएगा। समझ गए? एच हाइट ऊपर से छोड़ो तो एच हाइट पीछे तक आएगा यार, समझ गए? तो ऑसिलेशन। तो टनल के अंदर छोड़ने पर एसएचएम और टनल के बाहर छोड़ने पर ऑसिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर, देखो एक पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, सुनना बेटा, ये ना याद रख लेना बेटा, ये सब फ्लूइड में पढ़ोगे आप, मेरा काम नहीं है ये, है ना। पानी के अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ये अगर इसको, ये अभी इक्विलिब्रियम में है ना, और अगर आप इसको डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो भी एसएचएम करेगा, ये डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो भी एसएचएम करेगा। टाइम पीरियड वगैरह आप फ्लूइड में देखेंगे बेटा, ठीक है? इतना समय मेरे पास है नहीं, बस मैंने ये बता दिया एसएचएम करेगा, ठीक है? चलो अब देखो बेटा, 3 टाइप के ऑसिलेशन पढ़ना है, वो फ्री, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। मैं डिटेल में डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ूंगा, फ्री पढ़ा चुका हूं, और फोर्स्ड ऑसिलेशन की ज्यादा बात अभी कर नहीं सकते अपन। फ्री, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन क्या होता है? वो ऑसिलेशन जो फ्रीली, मतलब जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो और एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट हो, जो अभी अपन ने पढ़ा, देखो फ्री, ये देखो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी देख ली अपन, ये देखो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, ये ए कभी चेंज नहीं होगा, प्लस है माइनस है, एनर्जी को की वही रहती है, एनर्जी देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव, देयर इज नो ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स जो कि इसकी एनर्जी चाहिए, ऐसा कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये नेचुरल ऑसिलेशन, मतलब ये फ्रीली ऑसिलेट करता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन नाम से पता पड़ा डैम्पिंग होगी, देयर वुड बी एन एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स will act on system। एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, मे बी एयर फ्रिक्शन, मे बी ड्रैग फोर्स, मे बी विस्कस फोर्स, कोई भी फोर्स हो सकता है वो, है ना, और उसका एम्पलीट्यूड ऐसे कम होता है ना। इसके भी मैं इक्वेशन बताऊंगा तुम्हारे, तो ये एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड की बात करो, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। ये तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर रहा है बेटा, ये। अच्छा, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो d2x अपॉन dt स्क्वायर, है ना, या यूं लिख दो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस bv, ये वो है डिस्कस वो, ये डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ये डैम्पिंग कांस्टेंट है ना, डैम्पिंग कांस्टेंट। और ये वो होता है क्या नाम, इसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का उल्टा लगता है फोर्स, ठीक है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dx बाय dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 होती है बेटा, ये। और इसको हम सॉल्विंग दिस अपने को मिलता है x इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस b by 2m, where 2m is mass, m is mass, a naught b by 2m sin omega t plus 5, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, तो ये ओमेगा चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है, और ये सब चेंज हो जाएगा। ये ओमेगा पे इतना नहीं, अपने को मेन ये एम्पलीट्यूड, तो मैं बोलता हूं एम्पलीट्यूड मेन ये है, एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय एम्पलीट्यूड, है ना, डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड, तो डैम्पिंग ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड a नॉट e की पावर माइनस b by 2m t, ये हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एनर्जी बोलो तो E बराबर बेटा इसको हाफ mv स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करूंगा बेटा मैं, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ e नॉट e की पावर, बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस b by m t। देखो ये दोनों एक्सपोनेंशियल लिखे होंगे, देखो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली ऐसे कम होगा, ठीक है। और ये देखो यहां से एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली ऐसे कम होगी, ये एम्पलीट्यूड, ये एनर्जी। बोथ एम्पलीट्यूड, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड और एनर्जी दोनों एक्सपोनेंशियली कम होती है। और जैसे एक्सपोनेंशियली कम होने की वो आपको फील आ गई, तो आपको ध्यान होगा एक्सपोनेंशियल में अपन ने रेडियोएक्टिविटी में पढ़ा था, तो मैं बोलूं एम्पलीट्यूड आप कितना याद है, वहां पे पढ़ा था टाइम पीरियड याद है, टी आर कितना था, टी आर बोलो 0.693 अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा का रोल अप्लाई करते गए, देखो दिस इज लैम्डा। लेकिन देखो एम्पलीट्यूड का लैम्डा अलग होगा, एनर्जी का लैम्डा अलग होगा, देखो एम्पलीट्यूड का लैम्डा b by 2m होगा और एनर्जी घटने का लैम्डा b by m होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बोल दूं क्या, यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड a इक्वल टू a नॉट अपॉन 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हर याद है आधा 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 हर एक पर्टिकुलर टाइम, और टी आप कितना हो जाएगा बोलो, टी आप लिखो,
टी आर इक्वल टू 0.693 अपॉन बोलो b/2 है ना। ये तो हो गया किसके लिए, एम्पलीट्यूड, फॉर एम्पलीट्यूड, फॉर एम्पलीट्यूड। एनर्जी का 0.693 अपॉन b/m, दिस इज फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी। एनर्जी इतने टाइम में आती होगी और एम्पलीट्यूड इतने टाइम में आता होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन बनता है, अच्छा और रेडियो एक्टिविटी जो था सेम रेशो में चीज कम होती है। देखो इधर का क्वेश्चन, अगर किसी का एम्पलीट्यूड डेम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ए नोट है और अगर वो बोलता है कि 10 सेकंड बाद, क्या बोला होता है 10 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड ए नोट बाई 2 हो गया, आफ्टर 10 सेकंड एम्पलीट्यूड ए नोट बाई 3 हो गया मान लो। चलो अगर मान लो वो बोलता है 10 सेकंड में या 100 ऑसिलेशन में, चलो आफ्टर 100 ऑसिलेशन, आफ्टर 100 ऑसिलेशन, अगर 100 ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ए नोट बाई 3 हो गया तो नेक्स्ट 100 ऑसिलेशन में क्या होगा बोलो, नेक्स्ट 100 ऑसिलेशन तो नेक्स्ट 100 ऑसिलेशन में क्या होगा, तो मैं बोल दूं सेम रेशो में, जैसे अगर 100 ऑसिलेशन में ए नोट बाई 3 1/3 हो गया तो अगले 100 में फिर से इसका 1/3 हो जाएगा, जैसे रेडियो एक्टिविटी होता है ना, फिर से उसका 1/3, फिर से उसका 1/3, तो बोल दूं ए नोट बाई 3 का अगेन 1/3, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। बोलो नेक्स्ट 100 में और इसका भी 1/3 हो जाएगा, तो बोल दूं बार-बार वही रेशो चलेगा, तो डिट्टो होती हुई बात है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में सेम रेशो में एम्पलीट्यूड कम होता है और सेम रेशो में एनर्जी कम होती है, दोनों एक्सपोनेंशियली कम होती है। ये ग्राफ है, ये इक्वेशंस है, क्लियर है बेटा। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। फ्री ऑसिलेशन वही जिसमें ना एम्पलीट्यूड कम होता है ना एनर्जी, दोनों कंजर्व रहती है, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, ये डैम्पिंग कांस्टेंट है। अगर आप चाहो तो इसका यूनिट भी लिख सकते हो, देखो ये फोर्स की यूनिट है एक तरीके से, अरे देखो सॉरी ये फोर्स है, F बराबर शिट F इक्वल टू माइनस kx माइनस bv, ये फिर वो उससे आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप चाहो तो b की यूनिट भी लिख सकते हो, कैसे F बराबर b, जो डायरेक्ट फोर्स है F बराबर bv, b बराबर F by v, यूनिट बना लेना, सब बना लेंगे। ये एक बार एंस में पूछा हुआ है b की यूनिट, ठीक है, या देख लेना एडमिन जो भी तुम्हारे मॉड्यूल में होगा, है ना, एक बार चेक कर लेना और ट्राई करना इस क्वेश्चन को। इतना टाइम नहीं कि मैं उसकी यूनिट भी बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन देके चेक करोगे ना कितना समझ में आया, करते चेक। इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन is given by x equal to tan e की पावर माइनस 0.1 t sin omega t plus 5, then हाफ लाइफ या कितने समय में t इक्वल टू वॉट, जब एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा होगा। तो बोल दो यार शुरू में एम्पलीट्यूड 10 है, पास करना है मतलब हाफ, तो t हाफ बोलो कितना 0.693 अपॉन लैम्डा या b/2m, और आपकी किस्मत बहुत अच्छी, देखो ये b/2m ही होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.693 अपॉन 0.1, तो मेरे द्वारा 6.93 सेकेंड, खत्म क्या। अच्छा एनर्जी आगे की पूछता था, और कब एनर्जी इन नोट से इनिशियल एनर्जी की हाफ हो जाएगी, बोलो तो एनर्जी इनिशियल की हाफ हो जाएगी, तो मैं लिख दूं क्या, वही टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.1, नहीं क्यों नहीं, याद करो ये तो b/2 है, 0.1 इज b/2m, तो अपने को b/m चाहिए, b/m वुड बी 0.2, तो b/m 0.2 होगा, तो 0.693 अपॉन 0.2, ओके। ये एनर्जी आती E आती, E को हाफ होने का लगा समय, दिस वुड बी बेटा जी 3.5 के करीब। अरे वो 7 सेकंड मान लेना, मेरे लाभ ये 0.7 मान लेना, क्या है कौन सी दुनिया में जी रहा है तो 3.5 सेकंड। तो ध्यान रखना एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों की हाफ लाइफ अलग अलग आती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन सब समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन बनता समझ गया है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर 100 ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाए तो नेक्स्ट 200 में कितना हो जाएगा, तो दो बार 1/3 और कर दो, तो 1/27 खत्म, सर कर देंगे। तो सर ये तो रेडियो एक्टिविटी, बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी है मेरा। तो सर डैम्प्ड ऑसिलेशन समझ में आ गया। अब देखो बेटा मैं आपको ये टनल वगैरह का भी बता दिया आपको, अब थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता रहा हूँ क्या बोलते हैं, कुछ देखो क्वेश्चन है तगड़े है ना, और उसके बाद थोड़ा सा फेजर डायग्राम भी देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। चलो पहले फेजर डायग्राम देख लो, इधर देखना है। अब अपन एक टाइप की क्वेश्चन अपन ये भी करे, जैसे सुनना कभी इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन से एसएचएम तो पहचान लिया, साइन जैसे मैंने दे दिया πt प्लस π/6, ये इक्वेशन अपन ने पहले भी देखी, लेकिन अब अलग तरीके से देख रहे हैं, π/6
इसको देख के कई बार इसको बोलते हैं इक्वेशन देख के सिचुएशन पूछना। कई बार वो इक्वेशन देख के सिचुएशन पूछता है, वो बोलेगा मतलब पार्टिकल इनिशियल, चार ऑप्शन दे देगा, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है, इसका एसएचएम का टाइम पीरियड इतना है, पार्टिकल इनिशियली यहाँ है, पार्टिकल देखो मैं जैसे बोलूं इनिशियली, तो बताओ इनिशियली पार्टिकल का इनिशियली पार्टिकल इज एट, बोलो क्या है पार्टिकल इज एट, तो t0 रखो, जैसे t0 रखा ये 0 हो गया और साइन कितना आएगा बोलो पाई बाय 6 30 डिग्री, तो 5 सेंटीमीटर a/2, इनिशियली पार्टिकल a/2 पर है। लेकिन बेटा जी a/2 पर तो जाते वक्त भी होता, आते वक्त याद करो, स्प्रिंग में याद कर मेरे लाल, a/2 पर पार्टिकल दो टाइम था, a/2 पर एक जाते वक्त और एक आते वक्त। अब आप कौन से की बात कर रहे हो, जाते वक्त की आते वक्त की? तो टाइम बढ़ा के देखो, as टाइम इंक्रीजेस, as t इंक्रीजेस, तो मैं बोल दूं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा ये एंगल आ जाएगा, देखो ये 30 डिग्री का ही है और यहाँ पे 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री, तो मैं बोल दूं ये 40 50 60, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो मैं बोल दूं 5 से बढ़ेगा एम्पलीट्यूड, मतलब मूविंग टुवर्ड्स 10 सेंटीमीटर। देख लो शुरू में t0 रखने पर ये 30 डिग्री आ रहा था, ये 5 पे है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा 30 40 45 50 60, तो मैं बोल दूं पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स प्लस है, यानी कि मूविंग टुवर्ड्स 10 सेंटीमीटर, तो 5 पर है और 10 पे जा रहा है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। सर आप कह रहे हो दो कंडीशन बन सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है बेटा, ये को देखो एक और कंडीशन है, अगर मैं यूं लिख दूं तो x = 10 sin pi t प्लस 5 pi by 6, अब बोल मैं 5 pi by 6 भी देखो साइन में, ये देख ये 0 ये पाई, तो pi by 6 में जो वैल्यू होती है 30 डिग्री पे 5 pi by pi minus 5 by 6, ये देख ये 5 pi by 6 पे कोई वैल्यू होती है 5 pi by 6, अरे pi by 6 आ गया, pi by 6 पीछे वैल्यू सेम होती है 1/2, तो t0 इनिशियली देखो, इनिशियली t बराबर 0, इनिशियली t बराबर 0 पे देखो x बराबर वही आ रहा है 5 सेंटीमीटर, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, फिर अंतर क्या अंतर है, इसमें टाइम के साथ आगे जा रहा है, ये देखो ना pi by 6 से है अंतर 30 डिग्री, तो टाइम के साथ आगे जा रहा है, लेकिन इसमें देखो 5 pi by 6 ये 1 ये हो गया 30, ये हो गया 150 डिग्री। अब टाइम बढ़ाओ, जैसे टाइम बढ़ाओगे तो 150 से 150 160 170 180, तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। देखो आप, तो मैं बोलूं इसमें पार्टिकल, इसमें तो पार्टिकल आगे जा रहा था और इसमें पार्टिकल अंदर आ रहा, देखो यार ये, तो ये pi by 6 में आगे जा रहा और 5 pi by 6 में अंदर आ रहा, ध्यान रखना, तो दोनों में हमेशा ध्यान रखना, हर पोजीशन में 2 बार आता है पार्टिकल, a/2 पे 2 बार आएगा, एक बार दूर जाते वक्त और एक बार अंदर आते वक्त। सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन ऐसी है जहां एक बार आता है, प्लस और माइनस ऐसी पोजीशन है जहां सिंगल बार आता है पूरे राउंड में, बाकी सारी पोजीशन में डबल बार आता है पार्टिकल, कोई सी उठा लो जाते वक्त और आते वक्त, समझ गए? चलो अब कुछ इक्वेशन ले लो, ये तो क्या सॉरी इक्वेशन दे दी आपने, सिचुएशन बता दी कहां है और किधर जा रहा है, तो बेटा दो तरीके सुनना, इनिशियली कहां है, इनिशियली कहां है, तो t0, तो t0 रखो, थोड़ी देर बाद या किधर मूव कर रहा है थोड़ी देर बाद, तो t बढ़ाओ, t बढ़ा के देखो, ये दो तरीके, इनिशियली कहां है t0 रख दो, थोड़ी देर बाद टाइम बढ़ा के देखो तो आपको पता पड़ जाएगा कहां जा रहा है। अब सुनना, अब अपने को क्या होता है, कई बार सिचुएशन देता है, सुनना दे बेटा, if amplitude in SHM is 10 centimeter, time period is 2 seconds and initially particle is at x equal to a/√2, then write its equation, write down its equation। अब सुनना बेटा, अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x बराबर है sin ओमेगा t प्लस पाई, ये फाई को डिसाइड करेगा शुरू में कहां है, a sin ओमेगा t, तो बेटा ये हो गया, फाई को डिसाइड करेगा कहां है, चलो रखो इसमें, तो देखो x की जगह 10 रख दिया 10 सेंटीमीटर, sin ओमेगा निकालो यहां से, ओमेगा बराबर 2 पाई बाय t, तो यहां से बेटा पाई आ गया, तो यहां आ गया पाई t प्लस पाई। अब पाई कहां से आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब चाहिए मेरे को पाई, मैंने इक्वेशन बनाई मेरे पास ये आई, अब मेरे को चाहिए पाई, तो मैं बोल दूं t = 0, अब कंडीशन दी है मेरे को, t = 0 x = a/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर रखो, तो रखो यार 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर साइन, है ना, ये 0 प्लस 5, तो यहां से साइन 5 कितना आ गया बेटा, साइन 5 इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चा क्या करता है वो बता देता हूं, यहां से सीधा 5 बराबर 35/6 30 डिग्री रख देता, 30 डिग्री, अरे बोलो
और 30 डिग्री। गलत है सर, क्यों गलत है? दो सॉल्यूशन आएंगे बेटा, दो सॉल्यूशन आएंगे। तो यहां से फाई बराबर 30 एंड 150। ए बेटा 30 डिग्री दो बार आता है साइन में, ये देख इधर ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए तेरे को। 0 180, ये देख 1/2 एक आता है 30 डिग्री पे और एक आता है कितने पे रे रावण बोल? 150 डिग्री पे। तो एक आता 30 डिग्री पे और एक आता 150 डिग्री पे, समझ गए? मेरे लाल बोले ना रे 30 150, 30 में दूर जाते वक्त और 150 में पास आते वक्त, तभी थोड़ा सा बता दिया। अच्छा हमें 1/√2 चाहिए ना मेरे को, चलो a/2 कर ले, चलो ताकि वो a/2, ठीक है? तो दो बार आता है, कब? 30 डिग्री और 150 पे। तो दो सॉल्यूशन आएंगे। तो यहां से देखो कितना बन गया, तो x = 10 sin πt + π/6 और tan sin πt + 5π/6। सर समझ में आ गया? तो दो इक्वेशन, सिचुएशन देके इक्वेशन बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आपको fi निकालना आता है। और एक इक्वेशन देके सिचुएशन पूछना, उसमें तो t0 रखो और टाइम बढ़ा दो। तो ये हो गया t0 रख के टाइम बढ़ा दो एक, और एक हो गया fi निकालना। देख ले बेटा, घूर के देख ले ढंग से। सर ये तो समझ में आ गया। सर ये ना मतलब वो क्वेश्चन नहीं होता सर जिसमें वो बोलता ना a/2 से a तक जाने में लगा समय, a से a/√2 तक आने में लगा समय, मिनिमम टाइम था कि a से a/2 तक जाए, 0 से a/2 तक जाए। सर वो नहीं होते सर, अभी करते हैं। ये देख ले बेटा, फटाफट घूर के फिर आगे चल मेरे लाल। सब होंगे क्या नहीं होंगे इस दुनिया में। प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन आता है। कोरोना आया तो ऑनलाइन आया, अपने आप सुविधा निकलती है, अपने आप उल्टा तो अपॉर्चुनिटी होती है बेटा जिंदगी में। प्रॉब्लम तो अपॉर्चुनिटी होती है आगे बढ़ने की मेरे लाल। चला जा, अब अपना क्या करना है? हाँ फेजर डायग्राम। इधर देख मेरे लाल, एसएचएम होता क्या वो देख ढंग से करेगा। कुछ नहीं, ये एम्पलीट्यूड का सर्कल बना ले, जितना एम्पलीट्यूड उतना, और ये यहाँ पे पार्टिकल को घुमा दे सर्कल पे, कितने कांस्टेंट ओमेगा से। तो जितना तेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उतनी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, ये है एंगुलर वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कल पर घुमा दो, कितने एम्पलीट्यूड की रेडियस के बराबर सर्कल पे घुमा दो, तो ये प्रोजेक्शन। ये हो गया इनिशियल फेज फाई, इनिशियल फेज, और ये हो गया टी टाइम बाद फेज। ये एम्पलीट्यूड है, ये हो जाएगा ओमेगा टी। ये यहां था t = 0 एट एनी टाइम t, ओमेगा 8t, ठीक है? ये तो प्रोजेक्शन ले लो, ये देख अब इसका प्रोजेक्शन ये प्रोजेक्शन ले लगा जरा मारकर कोई नहीं, चलो ये प्रोजेक्शन ले लो। ये हो जाएगा मित्र, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन a cos ओमेगा t + फाई, और ये हो जाएगा a sin ओमेगा t + फाई। बस ये प्रोजेक्शन ले लो, ज्यादा कोई बात है नहीं इसमें। प्रोजेक्शन तो एसएचएम इज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रेडियस हैविंग रेडियस इक्वल टू एम्पलीट्यूड एंड मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर, जो आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दो, उसका प्रोजेक्शन होता है। समझ गए? अब वो प्रोजेक्शन अक्कल से लेना है, कुछ नहीं है हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल, वो स्टार्टिंग कहां से कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, वो दिमाग लगाना होता है। तू तो बस इसमें काम की बात से ये बताया क्यों आपने, जब मैं बताता हूं उसका कारण। मैंने इसलिए बताया, जैसे मैंने तेरे को दे दिया टाइम पीरियड, मान लो t है, टाइम पीरियड t, एसएचएम है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज t0। अब अगर मैं बोलूं बटा पार्टिकल को x = 0 से a/2 जाने में टाइम है ना, x = a/2 से a जाने में टाइम, x = 0 से a/√2 जाने में टाइम, मान लो पूछ दिया x = a से -a/2 आने में टाइम, जैसे ये पूछ लिया बेटा, है ना? तो देखना कैसे सोचोगे आप, 0 से a/2 जाने में टाइम। अब मैं बोल दूं क्या, ये सर्कुलर प्रोजेक्शन ले लूंगा, ये देख ये 0, ये पार्टिकल शुरू में 0 पर रख दिया। अच्छा y पर प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं, सर क्यों ले रहा हूं? देखो यहां रखूंगा तो ये प्रोजेक्शन 0 आ गया, a/2। अब मैं बोल दूं ये a/2 लाना रखो, ये बेटा इसका ये कितने टाइम बाद यहां पहुंचे कि इसका a का प्रोजेक्शन ये a/2 आ जाए, और दिस प्रोजेक्शन इज a/2, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अरे देखिए ना, सॉरी 30 डिग्री हो जाएगा। सर क्यों 30 करते हैं? देखो ये cos 30 और ये sin 30। तो बोलो ये पार्टिकल शुरू में यहाँ था, इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे 0 आया, 0 से लेके 30 डिग्री चला, 30 डिग्री चला तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन आ गया a/2। तो 0 से a/2 जाने में 30 डिग्री चलने में, अब देख मैं 30 कैसे निकालूंगा?
नॉट। तो एक रेडियन चलने में कितना लगेगा टी नॉट अपॉन 2 पाई। और अगर बता दे तेरा क्या है 30 डिग्री पाई बाय 6 चलने में, पाई बाय 6 में टाइम, तो टी इक्वल टू आ गया बेटा टी नॉट अपॉन 2 पाई इनटू पाई बाय 6, ये कट गया तो टी नॉट बटा 12 ये गया टी नॉट बाय 12 1/12। सही बात है, 30 डिग्री 360 का 12वां पार्ट है, 12th पार्ट है, तो 12th पर टाइम लग जाएगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा अब तुम दिमाग लगाओ a/2 से लगा, दिमाग लगा बेटा a/2 से। अब देख यहीं से देख, ये a/2 का मतलब 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल से 30 घूमेगा तभी तो y का प्रोजेक्शन sin थीटा 30 sin 30 1/2 आएगा। a/2 से a या तो a/2 से तो ये अगर 30 है तो ये 60 चल रहा है। अरे a/2 से है, a/2 से तो मतलब 60 डिग्री ट्रेवल करना है और 60 डिग्री ट्रेवल करने कितना टाइम लगेगा t/6 क्योंकि दिस इज 1/6 ऑफ सर्कल। और ये आपको वेल नोन रिजल्ट है, 0 से a/2 और a/2 से a में चलने का रेशियो पूछता टाइम का तो 2:1। देख लो ना t/12 और t/6, वहां t/6 लगा है t/12 लगा, ये देखो ना t/6 डबल टाइम है, देखो ना दिस इज प्राइस ऑफ t/12। तो 0 से a/2 चल फास्ट चलता है, क्यों चलता है फास्ट, शुरू का a/2 फास्ट क्यों चलता है क्योंकि मीन पोजीशन के आसपास वेलोसिटी ज्यादा होती है तो फास्ट चलता है, जल्दी चल लेता है। t/12 आधे टाइम में चल लेता और अगला a/2 से चलने में ज्यादा टाइम लेता है, देखो डबल टाइम लेता है, बिल्कुल लॉजिकल है। ये वाला 0 से a/2, 0 से यहां से स्टार्ट कर फिर से a/2, बोलो a/2 कैसे लाओगे, बोल मेरे लाल a/2 कैसे लाएगा, चुप रहने से कुछ नहीं होएगा, चुप रहने से घर वाले ले जाएंगे छत पर देंगे धक्का नहीं चल यार ना। a/2 कैसे लाएगा 0 से, ये 0 से a/2 तो a/2 के लिए मैं बोलूं ये 45 होगा, 45 का प्रोजेक्शन a/2 आएगा और 45 का मतलब क्या हो गया 1/8 पार्ट ऑफ सर्कल। ए इधर देख 2 पाई चलने में लगता है t नॉट टाइम, 1 चलने में लगेगा t नॉट अपॉन 2 पाई और पाई बाय 4 चलने में लगेगा t इक्वल टू t नॉट अपॉन 2 पाई इनटू पाई बाय 4। काटा पीटी करके आ गया t नॉट बाय 8, 1/8 सर्कल है, 1/8 सर्कल है, समझ में आ गई क्या बेटा, 1/8 सर्कल है, 1/8 सर्कल, तो 1/8 सर्कल चलने में 1/8 टाइम लगेगा, समझ में आ गई। चलो साहब, तो सर ये प्रोजेक्शन वाला काम कर लेंगे, ये प्रोजेक्शन वाला काम कर लेंगे, वो थोड़ी नहीं। हाँ अच्छा सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, ट्राई करना है ना, मैं थोड़ा सा मेथड बता रहा इधर देख ले, ये तेरे काम आएंगे बेटा क्वेश्चन। सुनो जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, ये हालांकि हाई लेवल पर पूछे क्वेश्चन, फिर भी मैं तेरे को थोड़ा फटाफट बता देता हूँ। जैसे मान लो वो बोले कभी एक पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड का एसएसएम कर रहा है, जब वो a/2 पर है, कहीं पर भी बोल दे वो a/2 पर है, तो हमने एक झर्क लगाया, क्या लगाया, एकदम झर्क लगा के उसको एनर्जी सप्लाई कर दी 12m या 7/2 कर दे, 7/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। हमने एक इंपल्सिव झर्क से उसको a/2 पर इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी, एकदम स्टिक से फोर्स लगा के इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी, तो न्यू एम्पलीट्यूड a डैश इक्वल टू व्हाट, कैसे करोगे बता। तो हम जो पहले एनर्जी थी कितनी थी, टोटल एनर्जी, चाहे कहीं पे भी हो टोटल एनर्जी 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो देखो टोटल एनर्जी, प्रीवियस टोटल एनर्जी 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, बताओ नई टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड, अरे ओल्ड प्लस 7/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बस अब ये यहां पे कर दो 12m ओमेगा स्क्वायर a डैश स्क्वायर कर देना, यहां से a डैश निकाल देना, यहां पे 12m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर लिख देना, टोटल करके a डैश निकाल देना, a डैश बराबर 2 आ जाएगा, कर लोगे। अच्छा और देखो और क्वेश्चन कैसा बनता है, वो कई बार बोल देता है कि एक पार्टिकल है वो एसएसएम कर रहा है एम्पलीट्यूड का, जब मीन पोजीशन से पास हो रहा है, हमने एक मास m नॉट डाल दिया जो इसके जाके स्टिक कर गया। अब आपने मीन पोजीशन पे m मास नॉट डाल दिया, अब इसको कैसे करोगे, तो मैं बोलूं अब और वो पूछा नया एम्पलीट्यूड बताओ a डैश, पुराना एम्पलीट्यूड a नॉट था, नया एम्पलीट्यूड a डैश, मैं बोलूं पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन से आप देखो कैसे करोगे, पहले m v नॉट वेलोसिटी थी मीन पोजीशन पे, अब m2m v डैश, तो v डैश बराबर v नॉट बाय 2 आ गई, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से अपने को मीन पोजीशन की वेलोसिटी पता पड़ गई। अब आप क्या करोगे, ओमेगा, देखो ओमेगा पुराना ओमेगा है, पुराना ओमेगा नॉट इनटू a नॉट बराबर नया ओमेगा है, अरे बोलो सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया, भी निकाल दिया, नया भी सॉरी नया भी ओमेगा डैश a डैश बराबर पुराना भी ओमेगा नॉट a नॉट डिवाइड बाय 2। सर ये ओमेगा डैश क्यों करा आपने, ओमेगा भी तो चेंज होगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m होता है, m डबल हो गया तो ओमेगा स्क्वायर हाफ हो गया तो ओमेगा बाय रूट 2 हो गया, समझ गए देखो ना, ये हो जाएगा k/m का रूट, ये m डैश है ना, k चेंज नहीं हुआ है और a डैश निकालना है, और ये ओमेगा नॉट a नॉट बाय 2 और ये ओमेगा नॉट हो जाएगा अंडर k/m, यहां हो जाएगा बेटा 2m, कर लोगे, समझ गए तो ये सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो बेटा
अब अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।